या ओके, सबसे पहले हम लोग डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन का हमने आज मॉर्फोलॉजी पढ़ना है या उसका एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है। डाइजेशन का मैकेनिज्म जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वो हमारा आखिरी क्लास होगा डाइजेशन का। ओके, तो डाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एकदम एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज जाएंगे और हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी ये लिखता है कि फूड क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज फूड। ओके, तो देखो फूड होता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन तीनों का डिस्कशन हम लोग बायोमोलिक्यूल में करते हैं, ठीक है। और विटामिन और मिनरल इनका डिस्कशन हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। और एक होता है वाटर। वाटर के बारे में कुछ बात बता देता हूँ कि वाटर जो होता है वो तुमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। वाटर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, राइट। आफ्टर दिस हमारे बॉडी में जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ डाइजेशन वो होता है। तो डाइजेशन ये है क्या, डाइजेशन मतलब होता है फूड का पचाना, फूड को खाना और उसको पचाना, ठीक है। डाइजेशन एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल मेथड है। व्हाई डाइजेशन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल प्रोसेस, व्हाई डाइजेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली पेरिस्टालसिस हो रहा होता है। ये पेरिस्टालसिस क्या होता है, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, तो सपोज करो ये तुम्हारा खाना है, ठीक है, ये फूड है जो मैंने सर्कल से बनाया। ये फूड का पार्टिकल जब नीचे जा रहा होता है तब इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और जो डिस्टल पार्ट होता है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। समझ में आया। जब खाना नीचे की तरफ जा रहा है तो प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है, प्रॉक्सिमल मतलब टू द बॉडी, मतलब जो ऊपर में है, प्रॉक्सिमल पोर्शन वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और डिस्टल पार्ट रिलैक्स करता है, तभी फूड जो होता है वो सामने की तरफ प्रोपेल होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस। बाय द वे, पेरिस्टालसिस जो होता है कंट्रोल्ड वाया हाइपोथैलेमस। आई हैव मेंशन दिस थिंग कि हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के पास। वो हाइपोथैलेमस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलता है जो गुड़गुड़ाहट को बढ़ा देता है और पेट ऐसे फटाफट फटाफट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। समझ में आया, खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर में मैकेनिकल फोर्स लग रहा है फूड के पार्टिकल्स के ऊपर में, right? And why it is called a biochemical method, because of the fact that बहुत सारे enzymes release होते हैं during the process of digestion by the pancreas, by the intestine itself। intestine ने अपना एक enzyme निकालता है enterokinase, जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट बहुत सारे एंजाइम्स तो निकलते हैं, लिवर से भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलता है, लिवर से बहुत सारा बाइल निकलता है। तो ये जितना भी केमिकल्स है वो फूड पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको केमिकल मेथड बोला। और बायोकेमिकल किस लिए बोला, बिकॉज वो जो केमिकल होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड द नैनो फूड पार्टिकल्स आर गेट एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सम सेल्स, ठीक है, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। एंड तो बायोलॉजी आ गई ना यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल मेथड। एम आई क्लियर विद दैट? ओके, नेक्स्ट थिंग, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दो कंपोनेंट होता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा कंपोनेंट होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन्हीं का मॉर्फोलॉजी को आज हमें समझना है, ठीक है। तो देखो, एलिमेंट्री कनाल जो होता है ये हमारा जो पीछे का जो है, देखो अभी मैं तुम्हें मॉर्फोलॉजी समझाऊं ना, अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो मेरे ये जो गला है इस गले को ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के पीछे क्या होता है? फेरिंग्स या ईसोफेगस होता है। हम लोग देखते हैं इसकी एनाटॉमी। सबसे पहले देख लो, तो सबसे एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ना है। एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे एनस बोला है, यहाँ पे यूरेथ्रा नहीं बोला है। यूरेथ्रा आगे की तरफ होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होकर अलग जगह, उसका एक अलग एग्जिट पोर्टल है। एनस का एक अलग एग्जिट पोर्टल है। तो एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड टर्मिनेट्स इनटू द एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल का अब हमें ना कुछ कुछ कंपोनेंट देखना है स्टार्टिंग से, माउथ से। हमें हर एक कंपोनेंट को पढ़ते जाना है। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा ओरल कैविटी।
जो हमारा मुंह का एक कैविटी है, इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बक्कल कैविटी का जो एपिथेलियम लाइनिंग होता है, ये मैंने तुम्हें चैप्टर में बताया है, नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ठीक है। और इसके अंदर में अगर मैं बात करूं, म्यूकोजा होता है, जाहिर सी बात है। तो इस ओरल कैविटी के अंदर में दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक होता है दांत और एक होता है टंग, ठीक है। एक दांत हो गया, एक टंग हो गया। ये जो हमारा टीथ होता है, वो टीथ जो होता है हमारे जॉ बोन्स के अंदर में एम्बेडेड होते हैं। देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये इस बोन को बोलते हैं मैंडिबल, ये बोन का नाम मैंडिबल है। तो मैंडिबल के अंदर में क्या है, एम्बेडेड है। और ऊपर वाला दांत कहाँ पे एम्बेडेड है, मैक्सिलरी बोन। इस बोन का नाम क्या है, मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो ऊपर वाला दांत मैक्सिलरी बोन में और नीचे वाला मैंडिबल में क्या है, अटैच हो रखा है। तो इस तरह का अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन, ठीक है। जॉ बोन्स के अंदर में टीथ एम्बेडेड होता है, ये अटैच होता है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ थीकोडोंट मोड ऑफ अटैचमेंट, राइट। ओके, नाउ अब बात करते हैं टीथ के बारे में। हमने बात की कि टीथ में हमने थीकोडोंट का डेफिनेशन समझा। थीकोडोंट के बाद एक और डेफिनेशन है, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या होता है तुम्हें पता होगा कि हमारे 32 दांत होते हैं। जैसे तुम्हारे 32 नहीं होंगे, मेरे 32 नहीं होंगे, बहुत लोगों के 32 होते हैं। हम लोग के मोटा मोटी 28 दांत होता है, ठीक है। तो हम लोग का दो दांत होता है, एक होता है दूध का दांत जो बचपन में आता है, और उसके बाद होता है परमानेंट दांत, ठीक है। तो जो टेम्पररी टीथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। डेसिडुअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये झड़ जाते हैं डेसिडुअस ट्रीज के जैसे, ठीक है। और डेसिडुअस टीथ के झड़ने के बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो दो टीथ आया ना, पहले डेसिडुअस आया और बाद में एडल्ट टीथ आया, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डाइफायोडोंट टाइप ऑफ सिस्टम। समझ में आया मेरी बात। तो ह्यूमंस में थीकोडोंट सिस्टम है एंड डाइफायोडोंट सिस्टम है। एम आई क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग फर्दर, 32 तरह के 32 दांत होते हैं, और तरह के 32 दांत होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 4 तरह के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32 एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस पूरे डायग्राम में अगर तुम देखोगी तो इंसाइजर्स तुमको कितने देखने को मिलेंगे, दो इंसाइजर है, एक कैनाइन है, एक दो प्रीमोलर है और 3 मोलर है। देखो गौर से मैंने एकदम अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, दो कैनाइन ड्रॉ किया है। मतलब देखो क्या हुआ, सबको दो देना था, कैनाइन दो दे दिया, प्रीमोलर दो दे दिया, ठीक है। मोलर बोलता है कि मैं दो नहीं खाऊंगा, मैं बड़ा ज्यादा तो मुझे 3 चाहिए। तो मोलर को जब 3 देंगे तो इंसीजर को क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, उसका एक छीन गया। समझ में आया मेरा बात। तो कुल मिलाकर कितने दांत हो गए, इधर इस साइड में एक जबड़े के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, कैलकुलेट करो, 3 2 2 1 हुआ ना। एक इंसाइजर, दो कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर दांत होते हैं। ये दांतों का नाम है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर, ठीक है। ये दांतों का नाम है। तो कितने दांत हो गए, 3 2 5 और 2 7 और एक 8। तो इधर इतना में 8 दांत हो गया, तो इधर भी कितना होगा, 8 दांत होगा, ठीक है। मतलब नीचे वाले जबड़े में एक साइड में 8 दांत, इसमें भी 8 दांत, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले जबड़े में 8 और इधर भी 8। तो कुल मिलाकर कितने टीथ हो गए, 32 टीथ हो गए। जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि गाड़ी नंबर जो हम लोग नॉर्मली ट्रेन पकड़ते हैं वो रात को 9 10 11 बजे पकड़ते हैं। तो 21 के बाद 23 करना है, 22 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 21 और 23, 2123 वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 2-3 बार आ चुका है। 2123 मतलब क्या हुआ, 2 मतलब हो गया तुम्हारा कैनाइन, ठीक है। 1 मतलब हो गया इंसाइजर, 2 मतलब प्रीमोलर और 3 मतलब मोलर, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला एक साइड का है। सिमिलरली एक डेंटल फॉर्मूला इस साइड का भी बनेगा, 2123 2123। आई एम क्लियर विद दिस फैक्ट। ये दांत है, दांत में 2123 ऊपर में और नीचे में। देखो ये लाइन क्या बता रहा है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। एक साइड ये राइट वाला साइड हो गया और ये लेफ्ट हो गया। देखो ये इसका इंसान का मुंह हो गया, ये इसका इंसान का मुंह हो गया, ये लिप्स हो गया, ठीक है। तो ये राइट साइड में ऊपर में 2123 और नीचे में ऊपर में 2123। इज इट ऑल क्लियर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, ये जो टीथ होता है ना, ये टीथ के ऊपर में एक कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग,
एनामल बोलते हैं। ये जो इनामल होता है इसका काम होता है मैस्टिकेशन में हेल्प करना। मैस्टिकेशन में ये कैसे हेल्प करता है? देखो, ये जो इनामल होता है हमारे दांतों के ऊपर में होता है। ये व्हाइट कलर का दिख रहा है तुम्हें? हमारा दांत, वैसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हमारे दांत में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। और फास्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तुम उसको एयर में एक्सपोज करोगी तो वो प्रॉपर्टी दिखाता है, कुछ शो करता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो कितना खराब लगेगा इंसान का दांत बाहर में और आपको जल रहा है अपने आप ही दांत, तो ऑटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी हो जाती है दांत की। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फास्फोरस। एनीवेज, तो ये इनामल जो है ना, ये हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में। इनामल हमारे दांतों का ऊपर में कवरिंग होता है। इसका काम क्या होता है? चबाना। मैस्टिकेशन मतलब होता है चबाना। तुम खीरा, टमाटर, गोभी को लेकर खचाड़ 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 चबा रही हो तो ऐसा हम, तो ये कौन? इनामल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज वाई तुम चबा पा रहे हो। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। टीथ देखने के बाद तो इसमें एक और चीज समझना, इसमें हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों बोला? बिकॉज 4 तरह के दांत है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोडोंट। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई टीथ में, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। एम आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। टीथ के बाद मस्कुलर टंग। ये जो टंग होता है ये मस्कुलर होता है। ठीक है, ये जो मस्कुलर टंग होता है, ये देखना पीछे में जहां पे अटैच्ड है ना हमारा बेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा टंग है, अगर ये टंग का एंटीरियर पार्ट ले लो और ये पोस्टीरियर पार्ट ले लो, इनके बीच में ऐसे सेपरेशन होता है। ठीक है, और इस टंग के ऊपर में क्या होता है? बहुत सारा पैपिला होता है। पैपिला मतलब क्या होता है? कि फोल्ड्स है, म्यूकोजल फोल्ड्स है जो बल्ज आउट हो चुके हैं। अपना जीभ देखना दर्पण में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सामने में इतना नहीं होता, लैटरल साइड में ज्यादा पैपिला देखने को मिलता है। इसी पैपिला के अंदर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलेगा। पैपिला के अंदर में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होता है। समझ में आया? ऐसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सिंस यू हैव क्लियर्ड योर क्लास 11 एग्जामिनेशन बोर्ड्स का, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा आता है कि वो ये जो टेस्ट बर्ड्स है ना, इनका भी है फॉलिकुलर पैपिला, और उनका क्लासिफिकेशन होता है इस पूरे जगह पे, यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स और फॉलिकल्स। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखना। मैंने उसको एलिमेंट्री कनाल के बारे में बताया है। एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है? ओरल कैविटी को सबसे पहले हमने डिस्कस किया। ओरल कैविटी में क्या जाना? ये ओरल कैविटी में टीथ होता है और मस्कुलर टंग होता है। ठीक है, और टीथ का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? ह्यूमन के केस में थीकोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होता है और हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन हम लोग को देखने को मिलता है। केशव, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, खुशी, इतना तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ये तक तो एकदम बेसिक से तो पढ़ा हुआ है। चलो, तो पैपिला एंड टेस्ट बड्स भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ज्यादा कुछ छूटा नहीं है। केशव, तुम्हारा घबराने की बात नहीं है। अब जब हम लोग एंटर कर रहे हैं मुंह से जाने के बाद, तब इधर गोलमोल है कुछ, फेरिंग्स लैरिंग। बच्चों को समझ नहीं आता ये फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत इजी डायग्राम में समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, ये लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू तुम समझ पा रही हो? लैटरल व्यू किसको बोलते हैं? जैसे इंसान ऐसे है, लैटरल साइड में तुम देख रही हो। ठीक है, तो सामने में तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रेकिया मिलेगा। समझ में आया? सॉरी, ट्रेकिया बोल लो, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। ये ऊपर में ये क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे में क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया और 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, इसी लैरिंग्स के पीछे में कौन होता है? इसोफेगस होता है। मतलब सामने मेरे क्या है? ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर में ये क्या है? लैरिंग्स है। ये लैरिंग्स और ट्रेकिया एक साथ एक ट्यूब में। ठीक है, इसी के पीछे में क्या देखने को मिलेगा? इसोफेगस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसोफेगस के ऊपर में क्या होता है? फेरिंग्स होता है। इसोफेगस के ऊपर में क्या होता है? फेरिंग्स होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और चीज, ये लैटरल व्यू देखो, ये वापस मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ये इंसान है, ये इंसान का लैटरल व्यू है, तुम देख पा रही होगी। इसका जो मुंह है, ये मुंह से जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो पिंक कलर का चीज है, इसको ये लैरिंग्स और ट्रेकिया बोल दिया, जिसका बाइफरकेशन एनसीईआरटी ने ही दिखाया है। इसी बाइफरकेशन के पीछे में एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, जो कंटिन्यू होता है इसोफेगस में।
समझ में आया? फेरिंग्स, ईसोफेगस, लैरिंग्स। तो कौन सामने होता है? लैरिंग्स। पीछे में कौन होता है? फेरिंग्स। लैरिंग्स कंटिन्यू होता है ट्रेकिया में, फेरिंग्स कंटिन्यू होता है ईसोफेगस में। समझ में आ गया ये बात? पक्का? देखो, एक और चीज समझना है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसी लैरिंग्स के ऊपर में एक एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है? एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस है। ये कार्टिलेजिनियस फोल्ड होता है। कहां पे होता है ये? लैरिंग्स के ऊपर में होता है। इंसान जब भी खाना खाता है, कल को केशव, जो तुम रेगुलर बेसिस पे खाना खाते रहते हो, तो दिन भर मुंह चलाने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पीछे में दो पाइप, एक सामने में एक पीछे में। तुम खाना खाओगे तो लैरिंग्स में खाना नहीं जाता है। कितना खराब हो जाता अगर तुम्हारे विंड पाइप में, क्योंकि ये पता होना चाहिए सामने लैरिंग्स विंड पाइप होता है और इसी से हम लोग सांस लेते हैं, और पीछे में ईसोफेगस होता है जो स्टमक में कंटिन्यू होता है, और ईसोफेगस का काम डाइजेशन में है। तो अगर तुम खाना खाएगी और अगर ये एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं हुआ, तो जो भी खाना का मटेरियल है वो कहां पे चला जाएगा? वो लैरिंग्स के अंदर में चला जाएगा, और तुम चोक कर जाओगी, तुमको सांस नहीं आएगा, तुम्हारा सांस का नली बंद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इमरजेंसी केस में आते हैं ENT डिपार्टमेंट में, वो मुंह में ना कॉइन खा लेते हैं, कुछ सीड्स को खा लेते हैं, तो वो उनके सांस की नली में चला जाता है, तो हमें ठोक ठोक के निकालना होता है, ये सर्जरी करके हमें निकालना होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। समझ में आया ये चीज? एपिग्लॉटिस क्या करता है? फूड को लैरिंग्स में नहीं जाने देता, और फूड कहां चली जाती है? ईसोफेगस, जो कि पोस्टीरियर साइड में। समझ में आया? एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो लैरिंग्स कहां पे है? एंटीरियर साइड में है, और फेरिंग्स कहां पे है? पोस्टीरियर साइड में है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। देखो डायग्राम से भी समझो, ये इंसान के सामने का हिस्सा तो एंटीरियर, पीछे में बैक स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको पोस्टीरियर बोला। पोस्टीरियर साइड में क्या होता है? फेरिंग्स और ईसोफेगस होता है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या समझा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। नीट में कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। क्या आया कि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लैरिंग्स जो है ना, लैरिंग्स सिर्फ सांस का आदान और प्रदान करेगा। लैरिंग्स क्या करेगा? सांस का आदान और प्रदान। लेकिन ये जो फेरिंग्स है, जो ईसोफेगस के ऊपर में जो एरिया है, ये बहुत मतलब इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तुम कोई भी खाना खाओगे, उसको फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में जाना होगा। तुम अगर सांस भी ले रही हो तो नाक के जरिए वो वापस पीछे में जाएगा, और वापस फेरिंग से होते हुए वो कहां चला जाएगा? फेरिंग से होते हुए यहाँ चला जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। नीट में 5 बार ये क्वेश्चन आ गया, और बच्चे गलत करके आते हैं, वो बोलते नहीं फेरिंग्स कॉमन पैसेज नहीं है। अरे फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, ठीक है, इसमें गलत नहीं करना। एक और बात, जो ईसोफेगस होता है और जो लैरिंग्स होता है, एंटीरियर साइड में लैरिंग्स और पोस्टीरियर साइड में ईसोफेगस है, ये दोनों का दोनों कहां पे ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। क्या ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम फील हो पा रहा है? लैरिंग्स भी कहां पे ओपन है? फेरिंग्स में। ईसोफेगस भी कहां पे ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? तो अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा है ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, ये दोनों का दोनों, लैरिंग्स या ट्रीको, कुछ भी बोल लो, ट्रेकिया बोलो, लैरिंग्स बोल लो, ये सब किस में ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, पक्की बात है? क्लियर है चीज? चलो, ये कार्टिलेजिनियस फोल्ड जिसको एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं हम लोग फेरिंग्स के बाद। देखो फेरिंग्स में क्या हुआ, ये जो फेरिंग्स था ये कंटिन्यू हुआ ईसोफेगस में, है ना। फेरिंग्स नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाते जाते ईसोफेगस में कंटिन्यू हो जाएगा। वो ईसोफेगस नीचे जाएगा और डायाफ्राम को पियर्स और पेनिट्रेट कर देगा। डायाफ्राम को पेनिट्रेट करने के बाद वो एक थैला बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक जो होता है जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी लिखती है, देखो यहाँ पे मैंने जे लिख के भी दिखाया है तुमको स्टमक के ऊपर में। ठीक है, तो ईसोफेगस के 3 पार्ट हो गए। कौन सा? एक गर्दन वाला, जो गर्दन में है, नेक वाला पार्ट। एक हो गया थॉरेक्स, जो हमारा छाती में है। ठीक है, इसको थॉरेक्स बोलते हैं ना, छाती है, चेस्ट है। और एक एब्डोमेन में हो गया, डायफ्राम को जैसी, डायफ्राम से नीचे जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। तो ईसोफेगस के देखो 3 पार्ट हो गए, नेक पार्ट हो गया, थॉरेक्स हो गया, और एब्डोमेन वाला ईसोफेगस का पार्ट हो गया। ये जो एब्डोमिनल ईसोफेगस है, ये ओपन हो जाता है किसमें? स्टमक में ओपन हो जाता है। स्टमक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया बात? ऑल क्लियर? तो अभी देखो ये जो ईसोफेगस है, जब वो डायाफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है,
ईसोफेगस जब डायफ्राम तो एक मसल है ना, डायफ्राम तो ये मसल है, यहाँ पे एक मसल है छाती में, इस पूरे मसल में अगर ईसोफेगस पेनिट्रेट कर रहा है तो डायफ्राम का कॉन्टिन्यूअस प्रेशर लग रहा है ईसोफेगस में, लग रहा है ना। विजुलाइज करो कि अगर मान लो कि एक नॉर्मल चद्दर है, तुम उसमें फाड़ दी, उंगली घुसा दी, तुम्हारी उंगली के चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, वैसे ईसोफेगस जब डायफ्राम को पेनिट्रेट करता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर क्रिएट हो जाता है। स्फिंक्टर क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये स्फिंक्टर दिख रहा है, जब डायफ्राम को पेनिट्रेट किया, ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर हो गया। स्फिंक्टर मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, स्फिंक्टर मतलब होता है कंस्ट्रिक्टेड या नैरो, नैरो पोर्शन, समझ में आया। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है, क्या है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है। एनाटॉमिकल मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजिकली स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बिकॉज डायफ्राम क्या कर रहा है, ईसोफेगस को प्रेस कर रहा है, तो एक नैरोइंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ये स्फिंक्टर का क्या रोल होता है, इस स्फिंक्टर की वजह से जो स्टमक में जो भी फूड मटेरियल होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है। किसी किसी इंसान को क्या होता है, ये स्फिंक्टर में पैरालिसिस हो जाता है। देखो खुशी, केशव, तुम्हें चीज समझ में नहीं आएगा बट मैं तभी भी समझाने का ट्राई करूंगा। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकालता है, ठीक है, वो क्योंकि ही इज द मास्टर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, ये जितना भी हमारे मसल्स, हॉलो ऑर्गन है ना, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जितना भी ट्यूब्स है, जितना भी इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर उन सबको सप्लाई करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जितना भी सप्लाई है नर्व का, किसको है, नर्व का सप्लाई किसको है, इस ईसोफेगस को है। समझ में आया, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सप्लाई ईसोफेगस को है, स्फिंक्टर को भी ये सप्लाई है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट एमसीक्यू दैट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2018, मैं वो बता रहा हूँ, वो डिस्कस करता हूँ। देखो अगर मैं इस नर्व सप्लाई को काट दूं, अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ किसी का और मैं इस नर्व सप्लाई को काट दूं तो क्या होगा, नर्व सप्लाई को काटने से ये जो नर्व सप्लाई अगर गया तो ये स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। पैरासिम्पैथेटिक किसको सप्लाई करता है, ईसोफेगस को सप्लाई करता है। मैंने पैरासिम्पैथेटिक को सर्जरी करके काट दिया, जैसे ही मैंने पैरासिम्पैथेटिक को सर्जरी करके काटा तो वो जो नर्व फाइबर्स है वो स्फिंक्टर को सप्लाई नहीं कर पाएगा, डैमेज हो गया, तो स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आया। तो पेट का जितना भी खाना है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। एक और चीज, जब भी किसी को माथा में इंफेक्शन हो गया बहुत गंदा वाला, तो किसी को भी अगर माथा में इंफेक्शन हो जाता है तो अगर उसको हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, इसका मतलब उसका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर गया। और पैरासिम्पैथेटिक मैंने बताया था वो स्टिमुलेटरी होता है, वो पेरिस्टालसिस करवाता है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व गया, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का अगर वो चला गया तो क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा स्फिंक्टर का, स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा। समझ में आया, पेट का खाना ऊपर चला जाएगा। समझ में आया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्लेजिया कार्डिया। क्या बोलते हैं, ACHALASIA, अक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये एक्चुअली मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जब तुम नीट 2018 का पेपर सॉल्व करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन के ऑप्शन में अक्लेजिया कार्डिया मेंशन करके रखा है, उसमें पेट का खाना ऊपर आ जाता है, ठीक है। और ये जंक्शन का नाम क्या होगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। गैस्ट्रो नीचे ऊपर में इसोफेगस है तो नाम क्या पड़ेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर नाम पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया खुशी, इज इट ऑल क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसोफेगस है किसमें ओपन हो जाता है, स्टमक में ओपन हो जाता है, ठीक है। ये जो स्टमक है, ये स्टमक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है और इसका पार्ट्स होता है स्टमक का जो तुम्हें पता होना चाहिए। जब इसोफेगस एंटर कर रहा होता है स्टमक में तो स्टमक का उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक। ये कार्डियक मतलब हार्ट नहीं है, ये कार्डियक मतलब क्या है, इसोफेगस इंटर कर रहा, तभी ना बीमारी का नाम पड़ा अक्लेजिया कार्डिया, बिकॉज उस रीजन में प्रॉब्लम था, ठीक है। कार्डिया पोर्शन कौन सा होता है, जब इसोफेगस किसमें ओपन हो रहा होता है, स्टमक में ओपन होता है। इसको कार्डियक हार्ट मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा, इसोफेगस का ऊपर में जो टूम्ब लाइक पोर्शन होता है, जो रूफ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है। ऊपर में फंडस हो गया, ये कार्डियक पोर्शन हो गया।
ये पूरा का पूरा क्या होता है, बॉडी होता है, बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, मेजर पार्ट होता है, मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी। समझ में आया? बॉडी के बाद क्या आता है, पाइलोरस आता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाइलोरस, ठीक है। ये जो पाइलोरस होता है ये किसमें ओपन होता है, ये पाइलोरस ओपन होता है तुम्हारा ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि स्टमक के बाद कौन आएगा, इंटेस्टाइन आएगा। इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्टमक होता है वो कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो स्टमक का पोर्शन का नाम है पाइलोरस पोर्शन। तो स्पेसिफिकली ऐसा हम लोग बोलेंगे कि पाइलोरस पोर्शन ऑफ द स्टमक इज कनेक्टिंग विद द duodenum or the first part of the small intestine, and this duodenum is C-shaped, C-shaped। देखो C लिखा हुआ है, C बना हुआ दिख रहा है, ये C है। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम होता है वो क्या होता है, सी शेपेड होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना तो ड्यूडेनम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो ड्यूडेनम है, देखना गौर से, ये ड्यूडेनम का इतना पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। ये है फर्स्ट, ड्यूडेनम का भी 3 पोर्शन होता है, तुम्हारे लेवल पे नहीं है। ये है फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम के बाद आता है सेकंड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। सेकंड पोर्शन के बाद आता है थर्ड पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। थर्ड पोर्शन के बाद क्या आता है, जेजुनम आता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी होती है। तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो सी शेपेड होता है। तुम्हारे लेवल पे तुम्हें मान के चलो कि ड्यूडेनम ओवरऑल सी शेपेड का होता है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन आया हुआ है ये। और अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको काट देना, ड्यूडेनम सी शेपेड का होता है। एनसीईआरटी में पहले गलत दे रखा था, ठीक है, ड्यूडेनम सी शेपेड का होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, पाइलोरस पार्ट समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है पाइलोरस पार्ट में, तो ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तुम गौर से देखना, तुम्हें स्टमक दिख रहा होगा, स्टमक का पाइलोरस पोर्शन से तुम क्या देख पा रही होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन देख पा रही होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो तुम देख पा रही होगी उसका तुम ड्यूडेनम देख पा रही होगी जो सी शेपेड पोर्शन है। तुम गौर से अगर तुम इमेजिन करोगी तो इसी सी शेपेड ड्यूडेनम में कौन लॉज हो रखा है, पैनक्रियाज लॉज हो रखा है। समझ में आया? जो पैनक्रियाज होता है वो किसमें लगा हुआ है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम में, या ड्यूडेनम पे क्या है, अटैच्ड है। समझ में आया? पैनक्रियाज किसमें ओपन होता है, पैनक्रियाज ओपन होता है ड्यूडेनम में। इज इट क्लियर? पैनक्रियाज कहाँ पे ओपन होता है, ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है ये डायग्राम, तुम्हें अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा तो वापस देखो, ये पैनक्रियाज था, देखो कैसे ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है ना, ये पैनक्रियाज है, ये पूरा पैनक्रियाज है। कहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है, ठीक है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, पैनक्रियाज किसमें ओपन होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, ड्यूडेनम जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम। ये जेजुनम तुम्हें दिख रहा होगा। देखो जेजुनम जो होता है ना, ये कॉइल्ड तो होता है, मैं मानता हूँ, ये लंबा लंबा होता है, जेजुनम बहुत लंबा होता है, और हमारे बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है। कहाँ पे होता है, जेजुनम में होता है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, क्यों जेजुनम में होता है, क्यों डेडुनम में नहीं होता, डेडुनम में क्यों, ड्यूडेनम में क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि यहाँ पे पैनक्रियास का एंजाइम आ रहा है, यहाँ पे लीवर का एंजाइम आ रहा है, तो खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, उसके बाद खाना आगे बढ़ता है, तो इसीलिए ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, आई एग्री, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जेजुनम में होता है। ये नीट में 3 से 4 बार आ गया क्वेश्चन कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जेजुनम में होता है, ठीक है। ये जेजुनम जो होता है ये लंबा, और ये भी क्या होता है, कॉइल्ड होता है। जेजुनम के बाद क्या आता है, इलियम आता है। ये जो पूरा है ये इलियम है, ठीक है। ये इलियम सुपर कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है। जेजुनम हाईली कॉइल्ड नहीं था, इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। इलियम जो होता है वो किसमें ओपन होता है, इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें ओपन होता है इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम ओपन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन से पार्ट में ओपन होता है, सीकम वाले पार्ट में ओपन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मैं पार्ट तुम्हें समझाऊंगा। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम, CAECUM। इस सीकम पार्ट में इलियम ओपन होता है, ठीक है। ये इलियम और बोन में जो इलियम आया था दोनों में डिफरेंस है, वो ILIUM था, ये ILEUM है, ठीक है। जो तुम्हारा बोन आया होगा हिप बोन, उस हिप बोन में 3 पार्ट था, इलियम, इश्कियम और तुम्हारा एक और पार्ट जो है, ठीक है।
प्यूबिस, 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये ILE है, ये वो ILIUM था जो मसल और स्केलेटल सिस्टम में आया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या यूनिट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक होता है सीकम, सीकम के बाद होता है कोलोन, सीकम के बाद क्या देखने को मिलेगा, कोलोन, ये पूरा क्या है, कोलोन है, ठीक है। कोलोन के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलता है, रेक्टम। समझ में आ गया। तुम्हारे 11th क्लास, तुम दोनों का 11th क्लास हो चुका है, तो अब तुमसे कभी नहीं पूछेगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होता है, सीकम होता है और कोलोन होता है और रेक्टम होता है, ठीक है। ये कोलोन का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका नाम क्या है, असेंडिंग कोलोन है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और फिर ये नीचे की तरफ आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन के बाद क्या आता है, इधर जो ये ऑब्लिक कलर का कोलोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। इस कोलोन का नाम क्या है, सिग्मोइड कोलोन। इस कोलोन का नाम क्या है, सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि ये कर्व ऑब्लिक हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सिग्मोइड कोलोन हो गया। सिग्मोइड कोलोन किसमें एंटर होता है, रेक्टम में ओपन होता है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम। रेक्टम जो होता है बाहर में निकल जाता है वाया एनस, ठीक है। रेक्टम बाहर में निकल जाता है वाया एनस। इज इट ऑल क्लियर। क्या मैंने पैनक्रियास बताया कहाँ पे होता है, क्या मैंने स्टमक बता दिया, सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसी ल्यूमेन का, जो हमारा ईसोफेगस वाला ल्यूमेन था, इसी का हम लोग वो देखेंगे, क्या बोलते हैं, वॉल देखेंगे। ये जो है ना हमारा कंठ, कंठ नहीं, ये तो सामने ट्रे किया है, इसके पीछे ईसोफेगस है, खाने की नली है। इस खाने की नली को लिया और छट से काट दिया, और तुम्हारे सामने तुम उसको ऊपर से देख रही हो, ठीक है। खाने की नली को निकाल के बाहर किया, छट से काट दिया और तुम ऊपर से देख रही हो, तो तुम्हें ऊपर से ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरे एलिमेंट्री कनाल में, पूरे एलिमेंट्री कनाल में याद रखना हमेशा 4 लेयर होता है, हमेशा 4 लेयर होता है। सबसे बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोसा, ठीक है। सिरोसा के अंदर में आता है कौन सा लेयर, मसल्स का लेयर। कौन सा लेयर, मसल्स का लेयर। इस लेयर का नाम है मसल्स, मस्कुलरिस बोलेंगे, इधर मसल्स होते हैं, ठीक है। इस मसल्स के अंदर में एक और लेयर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब म्यूकोजा। जो मैंने कर्व बनाया उसका नाम है सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के अंदर में एक और लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, येलो कलर से बना रहा हूं, म्यूकोजा, ठीक है। क्या बोलेंगे, येलो कलर से, मेरे को आएगा स्क्रीन पे, क्या बोला, म्यूकोजा बोला, ठीक है। 4 लेयर कौन कौन सा है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। देखो तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता होगा नाम में, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, हमेशा याद रखना सब मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, मैं अगर एमबीबीएस के 3rd ईयर में हूं, जो बच्चा 2nd ईयर में, मैं उसको बोलूंगा सब 3rd ईयर। जो बच्चा 2nd ईयर में, मैं उसको क्या बोलूंगा, सब 3rd ईयर। सब मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। उसके जस्ट बीनीथ तो म्यूकोजा है, म्यूकोजा के जस्ट सराउंडिंग में क्या मिलेगा, सब म्यूकोजा मिलेगा। समझ में आया। सब म्यूकोजा के बाहर में क्या कौन होता है, देखो सीधी सी बात है, हम लोग जो खाना खाए वो ट्यूब के अंदर में खाना चला गया और बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स को ले गया अपने अंदर। अब वो ट्यूब फट भी तो सकता है ना, तो ट्यूब को तो हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो ट्यूब को क्या कर दिया हम लोग, लैमिनेट कर दिए, ठीक है। म्यूकोजा के बाहर में सब म्यूकोजा लगा दिए, सब म्यूकोजा के बाहर में क्या लगा दिया हम लोग, मसल्स का लेयर लगा दिया। मसल्स से क्या हुआ, वो और ज्यादा फटेगा नहीं, उसको सपोर्ट मिल गया। समझ में आया। और उसी मसल्स के बाहर में हमने क्या लगा दिया, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर लगा दिया, पैकिंग कर दिया, जिसका नाम क्या है, सेरोसा है नाम। समझ में आ गया। 4 लेयर पूरे एलिमेंट्री कनाल या पूरे डक्ट में ये 4 लेयर होता है। कहीं कहीं पे देखो पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इन चारों में वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, जो हम लोग आगे देखेंगे कहाँ क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। बट कुछ इतना बेसिक फंडा जो पता होना चाहिए। अब एक चीज समझो, तुमने नाम सुना होगा ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल सुना होगा, ये ब्लड वेसल है।
ब्लड वेसल के अंदर में क्या होता है, इनर लाइनिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं, एंडोथीलियम सेल्स। और ब्लड वेसल्स के बाहर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बाहर में होता है तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल, और ये एलिमेंट्री कनाल है, ये डक्ट है। ठीक है, समझ में आया बुज्जिस, इतनी बात समझ में आई। तो हर एक चीज को हम लोग मसल्स या उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक चीज और समझना है तुमको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरोसा का लेयर के बारे में बात करते हैं। सेरोसा एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मान लो, जो मानना है मान लो। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने अगर दिखाऊं, तो सपोज करो ये है तुम्हारा ईसोफेगस, दिख रहा है, ये ईसोफेगस किसको पेनिट्रेट कर रहा है, डायाफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है, और किसमें ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है। जो थोरैसिक या तुम्हारा जो ट्रंक में जो तुम्हारा ईसोफेगस है, उसके सराउंडिंग में एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, लंग्स को भी तो कोई एपिथीलियम कवर करता है ना, हमने एपिथीलियम का डेफिनेशन में पढ़ा है, एपिथीलियम विसरल ऑर्गन्स को भी कवर करता है और बाहर में भी कवर करता है, डेलिकेट ऑर्गन्स को कवर करता है ना, तो ये भी तो एपिथीलियम हुआ। ठीक है, तो हमारा जो एपिथीलियम होता है वो लंग को कवर करता है, एपिथीलियम जो होता है वो लिवर को भी कवर करता है। समझ में आया बात? तो यही जो एपिथीलियम होता है ये इनवैजिनेट कर जाता है और यह सेरोसा के लेयर से क्या मिक्स हो जाता है। देखो येलो कलर का जो मैंने लेयर बनाया कैसे सेरोसा के साथ मिक्स हो गया, समझ में आया ये बात? ये रेड कलर का मैंने हार्ट बनाया है, इस हार्ट के अराउंड भी वो एपिथेलियल का लेयर होता है जो ईसोफेगस से का सेरोसा को बाउंड्री बना रहा है। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोथेलियम बोलते हैं। समझ में आया? थिन मीजोथेलियम। तो सेरोसा जो होता है इट इज, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसका ओरिजिन हुआ मीजोथेलियम से। इसका नाम क्या है, मीजोथेलियम। ये थिन एकदम पतला पापड़ी लेयर होता है, एकदम पतला लेयर होता है मीजोथेलियम का, जो विसरल ऑर्गन्स को कवर करके रखता है। वही क्या करता है, अपना एक्सटेंड करता है, अपना जो एपिथेलियल लेयर होता है उसको एक्सटेंड करता है, और जो ईसोफेगस है उसका सेरोसा का फॉर्मेशन करता है। नॉट ईसोफेगस, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तुमको। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बाय द वे, ईसोफेगस में कोई सिरोसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला लाइन, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये चारों लेयर का वेरिएशंस है, कहां पे कोई है, कहीं पे कोई नहीं है। तो सेरोसा कहां नहीं होता है, ईसोफेगस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कोई मेसोथीलियम दे दिया, उसको अपना लेयर दे दिया मेसोथीलियम, समझ में आता है क्यों नहीं है। इसके पीछे का अब उससे क्या हुआ ये बताओ, क्यों नहीं है वो तो छोड़ो, बात का बात है, वो तो भगवान दे दिया शरीर। बट इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब तुम किसी को मान लो ईसोफेगस में कैंसर हो गया, तुमने पढ़ा होगा किसी को खाने की नली में कैंसर हो गया, तुम क्या करोगे, उस ईसोफेगस को काट कर फेंक दोगे, इतना सा पोर्शन में कैंसर हो गया, तुम काट के उसको फेंक दोगे और दोनों पार्ट को तुम जोड़ दोगे। सही बात है, पक्की बात है। ईसोफेगस में कैंसर हो गया तो उस कैंसर वाले पार्ट को निकाल के फेंक दिया, दोनों ईसोफेगस को जोड़ दिया। जब तुम टाका मारोगी ना, जब तुम टाका सूचर करोगी, एमबीबीएस में जाओगी, जब सूचर करोगी तो ये सूचर होना बहुत मुश्किल है ईसोफेगस में, क्योंकि ईसोफेगस का जो मेन रिजिड स्ट्रक्चर था वही नहीं है। तुम खुद इमेजिन करना, तुम्हारे घर में क्या है, पाइप है, एक मोटा पाइप है, ठीक है, एकदम मोटा, एकदम थिक, एकदम इलास्टिक है, सूचर मारना आसान होता है। एकदम पतला पाइप है, उसमें धागा मार के देखना, नहीं मारा जाएगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं तो ये दोनों के बीच में तुम्हें दोनों को तुम पास में लाई, और इन दोनों को पास में लाने के बाद तुम इन दोनों के बीच में से धागा मार दोगी, बट इसका जो मेटीरियल है ये मोटा भी तो होना चाहिए ना धागा मारने के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो ईसोफेगस है मोटापा होना चाहिए ना, तभी ना तुम स्टिच करोगे और निकालोगी, स्टिच करोगे और निकालोगी, मतलब सुई को लोगी, हुक को लोगी, हुक को अंदर डाल के निकालोगी, हुक को अंदर डाल के निकालोगी। जब ये थिक ही नहीं रहेगा, एकदम पतला रहेगा, तुम जैसे ही अंदर डालोगी फट जाएगा ये। समझ में आया? डायग्राम से एक और समझाता हूं, ये नीचे वाला ईसोफेगस, ये ऊपर वाला ईसोफेगस। अगर ये ईसोफेगस बहुत पतला हो जाए
तो जैसे तुमने इसके अंदर में हुक डाला, ऐसे हुक डाला, तो जैसे तुमने हुक डाला, ये क्या कर जाएगा, फट जाएगा इसको सीलने के लिए। समझ में आ गया ये चीज? क्योंकि इसमें सेरोसा नहीं होता है, तो बहुत ध्यान से इसमें क्या हमें क्यों हुक करना होता है, मतलब स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसोफेगस में, बहुत मुश्किल होता है स्टिच करना, बहुत बार लीक कर जाता है एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द ब्लीडिंग। समझ में आ गई बात सिरोसा की? सिरोसा के बाद जो लेयर है उसका नाम है मसल्स का लेयर। क्या नाम है? मसल्स का लेयर। ये मसल्स देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूं जो आजीवन कभी मत भूलना, पूरे एमबीबीएस में याद करने का तरीका है OLIC। LIC मतलब लूट इंडिया कंपनी, जो हमारे इंडिया में है। नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइज दिस कंपनी एंड शेयर इट्स, उसका सेल इट्स, सोल्ड इट्स शेयर, है ना, LIC लूट इंडिया कंपनी। तो याद करना है OLIC, OLIC। अरे ओ सुन रहे हो LIC? तो OLIC मतलब क्या हुआ? आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। क्या बोला? आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा, अब मैं सेरोसा का बात नहीं कर रहा, सेरोसा गया भाड़ में, ठीक है। अंदर में तुम्हें मसल का लेयर मिलेगा। ये जो मसल का लेयर होगा उसमें बाहर में कौन मसल रखा हुआ होगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल। और अंदर के साइड में क्या मिलेगा? सर्कुलर मसल। समझ में आया? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड इनर सर्कुलर, OLIC। याद करने का तरीका नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इस आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर के बीच में एक और मसल का लेयर आता है, उसको ऑब्लिक लेयर बोलते हैं। वो कहां पे प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है? ऑब्लिक लेयर स्टमक में होता है। वो स्टमक में 3 लेयर होता है, बिकॉज एसिड होता है ना, तो परफोरेशन का चांस ज्यादा होता है, तो इसीलिए 3 लेयर लगा दिया। आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर इन दोनों के बीच में एक ऑब्लिक लेयर लगा देते हैं हम। कहां पे? इन दोनों के बीच में होता है ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल, स्टमक में होता है, ठीक है। 3 लेयर होता है स्टमक के अंदर में। देखो एनाटॉमिकल वेरिएशन आ गई ना स्टमक में। सेरोसा में वेरिएशन था, इसोफेगस में, इसोफेगस से अंदर बढ़े हमारा मसल्स में, मतलब सबसे ऊपर में क्या पे था, सबसे बाहर में, मतलब सबसे ऊपर मतलब इसोफेगस वाले लाइन में कहां पे प्रॉब्लम था? सिरोसा में प्रॉब्लम था। जैसे ही थोड़ा नीचे आए स्टमक में, अब उसके अंदर में प्रॉब्लम आ गया। कहां पे प्रॉब्लम आया मेरा? मसल्स के लेयर में, मस्कुलरिस लेयर में प्रॉब्लम आया। और यहाँ पे 3 लेयर होता है, 2 की जगह ऑब्लिक लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, किसमें? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर के बीच में। अब ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर दिखता कैसा है? देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यूब था, ऐसा ट्यूब था, ठीक है। इस ट्यूब को लिया और ऐसे काट दिया बीच से, इस ट्यूब को लिया और बीच से काट दिया, और तुमको ये वाला स्ट्रक्चर खाली दिखा रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? खाली ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सामने वाला उड़ा दिया। मतलब ये पूरा ट्यूब था, जैसे ही काटा तो तुमको खाली ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पीछे पोस्टीरियर वॉल दिख रहा है, ठीक है। जब तुम पोस्टीरियर वॉल देख रही हो, ये समझ में आ रहा है तुमको? जो सेंटर में होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। जो सेंटर में होता है इसके ल्यूमेन है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? वॉल हो गया। ये पूरा ट्यूब का वॉल हो गया, ठीक है। रेड कलर से पूरा ट्यूब का क्या है? वॉल है। सबसे बाहर में एक लेयर है जिसका नाम क्या है? सेरोसा लेयर मिलेगा। सबसे बाहर में क्या मिलेगा? सेरोसा मिलेगा, ठीक है। अब सेरोसा के अंदर में तुम्हें क्या मिलेगा? लंबा लंबा मसल्स का लेयर मिलेगा, एकदम लंबा लंबा लेयर है। ये दिख रहा है? लंबा लंबा लेयर है। तो ये सबसे बाहर में मिला, तो उसका नाम क्या है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। क्या नाम है इसका? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। क्रॉस सेक्शन व्यू में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, तुम्हें दिख रहा है बाहर में ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर। मतलब समझो कि अगर मैं हूं तुम्हारे सामने, मेरा इसोफेगस ऐसे तुम रख ली, इसोफेगस के सबसे बाउंड्री में तुम्हें क्या मिलेगा? लंबा लंबा पिलर्स की तरह मसल्स देखने को मिलेगा। ये मसल्स जो है वो चारों तरफ लंबा है, मतलब इधर लंबा, इधर लंबा, इधर 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 इधर, चारों तरफ से घेर रखा आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये पेन ले लूं, ये पेन ले लूं, इस पेन के अराउंड में मैं इधर बहुत सारे पेंसिल्स को रख दूं, तो सारे पेंसिल जो सर्कल बनाएंगे वो क्या है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो होता है उसके अंदर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? इनर सर्कुलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर को मैं ढंग से बना नहीं पाऊंगा, उसको मैं तुम्हें क्रॉस सेक्शनल व्यू में समझा पाऊंगा। देखो ये तुम्हें ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, ये इनर सर्कुलर है। ये कहां पे प्रेजेंट है? जो ग्रीन कलर, एक मिनट रुको, अपीयर हो रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर का डॉट्स है वो पेरिफेरी में मिला, उसके अंदर में तुम जाओगी म्यूकोजा की तरफ में, ल्यूमेन की तरफ में, तो तुम्हें अंदर में क्या मिलेगा? सर्कल लेयर मिलेगा। पूरा मसल्स, ये जो मसल्स होते हैं ये गोल गोल होते हैं। समझ में आ गया?
ये मसल्स क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं। बाहर में क्या है, लंबा लंबा खड़ा खड़ा मसल्स है, और अंदर में क्या है, गोल गोल मसल्स है। ठीक है। और जब तुम इसको काटोगी तो खुद बताओ तुम्हें इस तरह का अपीयरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो क्या है, पूरा अपना बाउंड्री ऐसे कवर कर रहा होगा, है ना, ऐसे गोल गोल, पूरा गोल गोल। देखो ये फील हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ऐसा गोल गोल। ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर मसल, OLIC। ये दोनों भी मैंने बता दिया मसल्स का। ये मसल्स का रोल क्या होता है वैसे बाय द वे, हम जब भी खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस, इसी मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कभी देखना बहुत तेज तड़तड़ा के भूख लगेगा, पेट में गुड़गुड़ का आवाज आएगा, क्योंकि ये मसल्स लेयर क्या हो रहा है, फटाफट 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 क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया, ये क्या मसल है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। जब तुम 11 क्लास में इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इनवॉलेंट्री मसल्स है कहाँ पे, अरे यहीं पे तो है, पूरे गट में इनवॉलेंट्री मसल्स है, पूरे ट्यूब में इनवॉलेंट्री मसल रखा हुआ है, पूरे यूरिनरी ब्लैडर में मसल रखा हुआ है, क्योंकि ब्लैडर में भी तुम्हें सेरोसा मिलेगा, तुम्हें क्या बोलते हैं, मसल्स का लेयर मिलेगा। देखना आज जाने के बाद ना तुम लोग ब्लैडर का पढ़ना, ब्लैडर में भी सेरोसा लिखा हुआ है, ब्लैडर में भी तुम्हारा वो लिखा हुआ है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ब्लैडर में सब म्यूकोजा लिखा हुआ, और म्यूकोजा लिखा, और वहां पे एक और एक्स्ट्रा ट्रांसवर्स एपिथेलियम के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मसल्स का लेयर। ठीक है। अब इस मस्कुलरिस म्यूकोजा, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलरिस म्यूकोजा, MUCUSAE, मस्कुलरिस म्यूकोजा लेयर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मस्कुलरिस म्यूकोजा, हमको क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डायग्राम बाय द वे तुम देख पा रही होगी, इसमें तुम्हें गोल गोल जो ओवल कलर के तुम्हें जो दिख रहे हैं अपने एनसीईआरटी में, देखो ये जो ओवल कलर का है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इसके अंदर में देखो डॉट डॉट किस तरीके का दिया हुआ है, सर्कुलर मसल्स है। ये एनाटॉमी क्लियर हो पा रही है, तुम ऊपर से देख रही हो, गट को काट के ऊपर से तुम देख रही हो, तो तुम्हें ये जो ओवल है, ये ओवल मतलब मसल्स के एक बंडल है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और ये डॉट डॉट मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल है, ये डॉट डॉट, डॉट डॉट 2 डायमेंशनल है। ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आगे इसके अंदर में क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, सब म्यूकोजा का लेयर देखने को मिलेगा। इस सब म्यूकोजा क्या है, याद रखना, सब म्यूकोजा का काम क्या होता है। पहला बात तो तुमने साउथ की बहुत सारी मूवी देखी होगी, उसमें अल्लू अर्जुन वाली, उसमें घर का एक नालायक बेटा होता है जो पूरा घर उससे नफरत करता है, लेकिन एट द एंड जाके घर वालों को वही बचाता है। पूरा घर वाले उसको नफरत कर रहे होते हैं, एट द एंड जितने भी मुश्किल होता है, जितना भी गुंडा लोग होता है, अपने घर वालों को वही बचाता है, मारा पीटी करके, है ना, एक्शन हीरो करता है। तो ये लोग का काम होता है मेन सिस्टम को बचाना। सब म्यूकोसा सराउंड करके रखा है, घर पे किसी चीज का आस नहीं आने दे रहा, तो ये म्यूकोसा को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसी सब म्यूकोसा के अंदर में देखा अल्लू अर्जुन क्या है, पावर हाउस है, तुमने पुष्पा मूवी देखा होगा, पावर हाउस स्टार है, उसमें पूरे घर का सारा एनर्जी उसी के अंदर में, सबसे ज्यादा समझदार आदमी सबसे मुश्किल के वक्त में वही है, घर का नालायक बेटा। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है सब म्यूकोजा, इसके अंदर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, NVB। ये NVB क्या होता है, NVB होता है न्यूरोवैस्कुलर बंडल। लिख लो क्या होता है, न्यूरोवैस्कुलर बंडल। Neurovascular bundle. This neurovascular bundle lies in the submucosa. Why I am telling so? Submucosa is highly energetic. Its main function is to support everything, to maintain every function of the gut, of the entire gut. इस सब म्यूकोसा के अंदर पे तुम्हें भर भर के नर्वस टिश्यू मिलेगा, भर भर के न्यूरॉन मिलेगा, भर भर के ब्लड वेसल्स मिलेंगे। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन, समझ में आ रहा है। तो इस चीज का नाम क्या है, न्यूरोवैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर मतलब आर्टरी और वेन, और न्यूरो मतलब नर्वस टिश्यू। तो इसके अंदर में तुम्हें नर्व्स यानी एक्सॉन मिलेंगे, और तुम्हें आर्टरी और वेन मिलेगा। आर्टरी वेन क्या करता है, वो जो नर्वस टिश्यू है उसको ब्लड देगा, और देना ही चाहिए। और जो ये आर्टरी और वेन है वो क्या करेगा, ये जो मसल लेयर है ना जो बाहर में, उसको सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। समझ में आया मेरी बात, क्योंकि बाहर में जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो चीज को समझना है। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर ये कहां से आ गया अंदर में नर्व। अब मैं बताता हूं नर्व कहां से आ गया। मैंने तुम्हें बहुत सालों से एक ही चीज पढ़ाई है,
मैंने ये बताया है तुम्हें कि हमारा जो हार्ट होता है, उस हार्ट से क्या निकलता है मुझे बताओ, मैं मान जाऊंगा। उस हार्ट से निकलता है मेरा एओर्टा। ये कहानी सबको पता है। क्या निकलता है हार्ट से? एओर्टा। इस एओर्टा का नाम क्या है? थोरैसिक एओर्टा। ये नीचे की तरफ जाता है और डायाफ्राम को पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है। और ये किसको सप्लाई करता है? स्टमक को सप्लाई करता है, लिवर को सप्लाई करता है, स्प्लीन को करता है, किडनी को करता है, सबको खून सप्लाई करता है। जब ये खून अपना वेसल्स दे रहा है तो ये किसके अंदर पेनिट्रेट करता है? वेसल स्टमक के अंदर पेनिट्रेट करता है। सबसे पहले ये सेरोसा को पेनिट्रेट करेगा, फिर किसको? आउटर ओएल मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल को पेनिट्रेट करेगा, फिर किसको पेनिट्रेट करेगा? ऑब्लिक मसल को करेगा, फिर किसको? इनर सर्कुलर को करेगा। उसके बाद ये सब म्यूकोजा में एंटर हो जाएगा। समझ में आया? और फिर वो सब म्यूकोसा से ब्लड बाहर की तरफ जाता है वापस। समझ में आया? सबसे पहले ब्लड वेसल्स अंदर घुस गई, ब्रांचेस दे दिया पूरे सब म्यूकोसा में, और वहां से ब्रांचेस निकल गई जो पेरिफेरी में जा रही हैं। समझ में आ गया? वैसे ही नर्वस टिश्यू, ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व के फाइबर्स आए जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे थे और स्टमक को सप्लाई कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, सब म्यूकोसा के अंदर चले गए और सब म्यूकोसा से वापस बाहर में पेरिफेरी में गए। इज इट ऑल क्लियर? ज्यादा तो नहीं हो गया बहुत? तो ये समझ में आया? सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल कहां से आया? केशव, योर वीडियो इज नॉट ऑन। इज इट समझ में आया? ये वेसल्स कहां से आया सब म्यूकोसा के अंदर में? बताओ मेरे को कहां से आया है वेसल सब म्यूकोसा के अंदर में? बताओ बताओ, अनम्यूट करो फटाफट, बताओ, टाइम नहीं है। अरे अनम्यूट करो, बताओ यार, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे केशव बताओ, तुमको बोल रहे हैं। अरे जवाब तो दो। हाँ, क्या? इस सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स कहां से आया? और ये नर्वस टिश्यू सब म्यूकोजा में कहां से आया? भीषण परिस्थिति है बच्चा, भीषण परिस्थिति है। जब समझ में नहीं आता है तो एग्जिट कर देने का ना, कोई कंपलसरी थोड़ी है कि मेरे को बुरा लगेगा। और नहीं समझ में आता है तुम लोग पूछते भी नहीं हो। क्या? केवल एनवीबीबी जो आप समझाए ना, हाँ न्यूरो वास्कुलर बंडल, हाँ। वो थोड़ा समझाए, वो अरे तो समझाए। तुम बोला क्यों नहीं? समझ में नहीं आया तो तुम किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहा था क्या? नहीं, ये तो गलत चीज है ना यार, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं मेहनत करो, तुम्हें नहीं आ रहा तुम एग्जिट कर लो, मुंह पे गाली देके जाओ अगर नहीं समझ आ रहा तो। बकवास पढ़ा रहे हो। अरे बोला समझ में आया म्यूकोजा पर अच्छे से। देखो मैं क्या बोला, बस एनवी। सुनो। ये ईसोफेगस है, थोरैसिक ईसोफेगस है। इस थोरैसिक ईसोफेगस के अगल बगल में कौन है? लंग्स है। ठीक है। और इस ईसोफेगस के बगल में कौन रखा हुआ है? हार्ट रखा हुआ है। ठीक है, हमारे छाती में हार्ट रखा हुआ है। ये हार्ट से एक वेसल्स निकलता है, उसका नाम क्या है? एओर्टा। क्या बोलते हैं उसको? एओर्टा। वो एओर्टा पीछे की तरफ जाता है, वो एओर्टा पीछे की तरफ जाता है और वो फिर वो नीचे की तरफ जाता है। पहले पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, पीछे और नीचे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? एओटा निकला, आर्च ऑफ एओटा बोलते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि वो आर्च बना रहा होता है, एक आर्च बना रहा होता है ऐसे। आर्च ऑफ एओटा बनाता है, पीछे की तरफ जाता है, डायाफ्राम को पेनिट्रेट कर देता है और बहुत सारा वेसल्स दे देता है। बहुत सारा ताज़ा ताज़ा खून का नली किसको दे दिया? लिवर को दे दिया। और किसको दे दिया? स्टमक को दे दिया। और किसको दे दिया? स्प्लीन को दे दिया। और किसको दे दिया? किडनी को दे दिया। इसीलिए इसका नाम है रीनल आर्टरी। किडनी में दिया तो रीनल आर्टरी, स्प्लीन को दिया तो स्प्लेनिक आर्टरी, स्टमक को दिया तो गैस्ट्रिक आर्टरी, लिवर को दिया तो हेपाटिक आर्टरी। यही तो है। तो ये जो वेसल्स है वो क्या है? स्टमक के वॉल्स है, जो स्टमक का जो बाहरी हिस्सा है उसके ऊपर जाएगा, उसका सेरोसा को पेनिट्रेट करेगा, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है उसको पेनिट्रेट करेगा, फिर किसको पेनिट्रेट करेगा? ऑब्लिक मसल्स को, फिर किसको करेगा? इनर सर्कुलर को, फिर इनर सर्कुलर के बाद सब म्यूकोजा में एंटर होगा और सब म्यूकोजा में बहुत सारे ब्रांचेस दे देगा, फिर वो सब म्यूकोजा से फिर वो पेरिफेरी की तरफ जाएगा ब्रांचेस।
समझ में आया? तो मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो जो वेसल्स आए उन्होंने पेनिट्रेट किया सेरोसा को, और फिर मसल्स को, फिर सब म्यूकोसा के अंदर में एंटर हो गए। सब म्यूकोसा से क्या हुआ, बहुत सारा ब्रांचेस निकला। वो जो ब्रांचेस है वो वापस किसको सप्लाई कर दिया, मसल्स को सप्लाई कर दिया। बिकॉज एवरी वन ऑफ यू नो कि ये जो मसल्स होते हैं इनको करने चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ना, एटीपी चाहिए, खाना पीना चाहिए। मसल्स बना रहे हैं, खाना पीना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इस मसल्स को क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए। मसल्स को खून मांगता है, खून का ऑक्सीजन मांगता है, खून का कार्बोहाइड्रेट मांगता है मसल्स को। तभी ना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गुड़गुड़ाहट हो रहा है। तुमने अगर ये आर्टरी को डैमेज कर दिया, सर्जरी किया, बेकार डॉक्टर बन गए, सर्जरी ऐसा सर्जरी किया कि आर्टरी में तुमने ब्लीड कर दिया, आर्टरी को फाड़ दिया तुमने कैंची से, तो क्या होगा, ये मसल्स जो है उनको खून नहीं मिलेगा, मसल्स मर जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, उसका पेट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तुमको भी समझ में आया ये चीज़? यहाँ पे एक और एक्टिविटी अब क्या होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली। यहाँ पे एक और चीज साथ ही साथ पेनिट्रेट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम आर्टरीज, उसका नाम क्या है, नर्व। नर्व पेनिट्रेट कर रहा है, और नर्व क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को निकालता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो नर्व बोलेगा मसल्स को कि चल काम कर, तो मसल्स काम करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और खाना पीने के लिए उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहाँ से, ब्लड से मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? ऐसे काम करता है हमारा स्टमक का वॉल। तो सब म्यूकोसा में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जितना भी आर्टरी, वेन और नर्व है वो देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी लिखती है डिओडेनम का जो सब म्यूकोसा होता है वहां पे तुमको ग्लैंड देखने को मिलेगा। अब समझो चीज को, सबसे पहले मैंने सिरोसा बनाया, और सबसे ऊपर वाले में डिफेक्ट, सिरोसा से थोड़ा अंदर गए और नीचे वाले में डिफेक्ट यानी मस्कुलर म्यूकोसा में, और नीचे गए इंटेस्टाइन यानी डिओडेनम में, डिओडेनम में सब म्यूकोसा में डिफेक्ट, सब म्यूकोसा में क्या डिफेक्ट, वहां पे ग्लैंड। डिफेक्ट मतलब कोई चेंज, डिफेक्ट मतलब खराबी नहीं, मतलब मैं ऐसे टर्म यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। क्या क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। तो सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम कंटेन्स ग्लैंड। तो सब म्यूकोसा में वेरिएशन हुआ ना। इस सब म्यूकोसा के बाद क्या आता है, म्यूकोसा का लेयर आता है। ठीक है? अच्छा, एग्जामिनर पूछता है कि मुझे बताओ ऑरिबैक प्लेक्सस कहाँ पे होता है? पढ़े हो, नाम सुनो, ऑरिबैक प्लेक्सस, माइंटरिक प्लेक्सस, नाम इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ऑरिबैक्स प्लेक्सस, माइंटरिक प्लेक्सस, ये प्लेक्सस है नर्व फाइबर्स के, और ये कहाँ पे होते हैं, सब म्यूकोसा में होते हैं। नर्व है ना, नर्व कहाँ पे होगा, सब म्यूकोसा में होगा। ठीक है? ऑरिबैक प्लेक्सस और माइंटरिक प्लेक्सस कहाँ पे होते हैं, सब म्यूकोसा में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं म्यूकोसा की। ये जो तुम्हें लेयर दिख रहा है इसका नाम क्या है, म्यूकोसा। ठीक है, क्या नाम है इसका, म्यूकोसा। इसमें एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक सिम्पैथेटिक है। ऑरिबैक सिम्पैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है वो उसको ध्यान में नहीं है, वो तुम देखना। ऑरिबैक और एक, क्योंकि जाहिर सी बात दोनों सप्लाई होना चाहिए ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई होना चाहिए, दोनों काम कर रहा होता है, लेकिन एक ज़्यादा काम करता है और एक कम काम करता है, दोनों का बैलेंस्ड इफेक्ट होता है ना, इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक तो नहीं है कि हर बार पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद रिलैक्स भी करवाना, तो सिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं म्यूकोसा वाला लेयर के बारे में। ये स्टमक दिख रहा है, ये स्टमक को मैंने काट दिया। स्टमक को जब काटा तो इसमें तुम्हें ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुगा। लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, RUGAE, रुगाई बोलते हैं। ये म्यूकोसा का फोल्ड्स होता है। किसका फोल्ड होता है, म्यूकोसा का फोल्ड्स होता है। मैं म्यूकोसा का लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर को डिस्कस कर रहा हूँ पूरे एलिमेंट्री कनाल में। तो स्टमक में डिफेक्ट, मतलब स्टमक में चेंज कहाँ पे आ गया, इधर। तो म्यूकोसा जो होता है ना, म्यूकोसा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। स्टमक में जो होता है वो म्यूकोसा का फोल्ड बढ़ जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसको रुगा बोलते हैं। ठीक है? इंटेस्टाइन में वो विलाई का फॉर्मेशन करता है। किसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसको विलाई बोलते हैं। अगर मेरा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का सबसे सेंटर मोस्ट जो ल्यूमन के पास जो लेयर है, इसका नाम म्यूकोसा है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो तुम्हें दिख रहा है इसका नाम क्या है, विलाई है। इसमें जो तुम्हें ग्रीन कलर का एक लेयर दिख रहा होगा सेल का,
जो इस विलाई को सराउंड करके रखा है। विलाई क्या है? म्यूकोजा है। विलाई क्या है? म्यूकोजा का हाथ, उंगली है। ये उंगली को तो कवर करके रखा है ना, सेल उंगली को कवर करके रखा है। तो ये जो सेल है जो उंगली को कवर कर रखा है, इसके क्या निकलते हैं? एपिथेलियम अपेंडेज बना देता है। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है? माइक्रोविलाई एपिथेलियम का प्रोजेक्शन होता है। वो सेल्स का प्रोजेक्शन होता है, या फाइबर्स होते हैं, या सीलिया लाइक फाइबर्स होते हैं। इनका सीलिया लाइक एक्शन होता है माइक्रोविलाई का। ये सेल्स का, सेल मेम्ब्रेन का अपेंडेज है, जो किसको कवर करके रखा है? विलाई को कवर करके रखा है। समझ में आ गई क्या बात मेरी? पक्की बात है? माइक्रोविलाई और विलाई में डिफरेंस समझ में आ गया? माइक्रोविलाई एपिथेलियम का अपेंडेज होता है। ये इसको क्या बोलेंगे? विलाई बोलेंगे। ये सराउंडिंग में क्या है? सेल है। इस सेल से जो फाइबर्स निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई बोलेंगे। ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करता है? इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, क्योंकि देखो अब इतना सारा सरफेस एरिया मेरे पास हो गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बॉडी में। समझ में आ गया ये चीज? क्या डिफरेंस है? आपका डिफरेंस फिर से स्पेसिफाई कीजिए ना, माइक्रोविलाई और विलाई। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल। हाँ आपका विलाई और माइक्रोविलाई में आपका डिफरेंस। हाँ तो मैंने बोला ये फिंगर है, ये फिंगर का नाम है विलाई, इसका नाम है विलाई। अब हर एक फिंगर को सेल्स क्या कर रखे हैं? सराउंड कर रखे हैं ना, एपिथेलियम सराउंड कर रखा है इस सेल्स को, मतलब इस उंगली को एपिथेलियम सराउंड कर रखा है। तो वो जो सेल्स है उसका अपेंडेज निकलता है, उसका धागा निकलता है, उसका सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, सीलिया लाइक एक्शंस होते हैं और वो एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देते हैं। क्लियर है ये चीज़? म्यूकोजा का क्लियर है? म्यूकोजा का मॉडिफिकेशन रुगाई हो गया, नहीं तो विलाई एंड माइक्रोविलाई हो गया। एक और चीज़ समझना, ये जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा के अंदर में ग्लैंड होता है। खुशी यहाँ पे आज गलती की थी, मैंने खुशी से पूछा था ग्लैंड सब म्यूकोजा में होता है कि म्यूकोजा में होता है? ग्लैंड जो होता है वो हमेशा म्यूकोजा में होता है, क्योंकि ग्लैंड का काम होता है सिक्रीट करना। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीट करना। तो हम उसको म्यूकोजा के पास रखेंगे ना, ताकि वो आराम से ल्यूवन में सिक्रीट हो जाए। कॉन्सेप्ट समझो, उसको हमने म्यूकोजा में क्यों रखा? ताकि वो ल्यूवन में सिक्रीट कर दे अपना सारा माल। तो वैसे ही हमारा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारा स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो HCl बनाता है। वो कहाँ पे होता है? म्यूकोजा में होगा, याद करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ समझो, ये जो विलाई होता है, ये जो उंगलियां हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर में होता है, इस विलाई के अंदर में लिम्फ का वेसल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। जो येलो कलर का तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये विलाई को सप्लाई करता है, इसका नाम क्या है? लैक्टियल। देखो कायदे के हिसाब से तुम चीज़ को समझना, जितनी भी आर्टरी की ब्रांचेज हैं वो पहले सब म्यूकोजा में जाती हैं, और सब म्यूकोजा से वो अंदर और बाहर दोनों की तरफ जाती हैं। बाहर की तरफ जाएंगी, मसल को सप्लाई करेंगे, और अंदर में म्यूकोजा की तरफ भी जाएंगी। देखो ये जो वेसल्स है, जो आर्टरी है, जो रेड कलर की तुम देख पा रही होगी और ब्लू कलर का वेन देख पा रही होगी, ये सब म्यूकोजा में है। लेकिन इसके कुछ ब्रांचेस मसल्स को सप्लाई कर दिए और कुछ ब्रांचेस मसल को सप्लाई कर दिया, तो कुछ ब्रांचेस किसको सप्लाई कर दिया? अंदर में म्यूकोजा को सप्लाई कर दिया, यानी कैपिलरीज। समझ में आया? आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स किसको सप्लाई कर दिया? म्यूकोजा को सप्लाई कर दिया। दोनों तरफ सप्लाई होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल सप्लाई होता है। इसके पीछे का लॉजिक है जो मैं तुम्हें अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें बताऊंगा, क्यों लैक्टियल्स को रखा, क्यों हमने कैपिलरीज को रखा। देखो हम जब भी खाना को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला होता है फूड, या जो प्रोटीन वाला फूड होता है, इसको हम लोग खून की नाली में एब्जॉर्ब करते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया भी है, वैसे पहली बार बहुत पहले भी बताया है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनिशियस और विटामिन चीज़ होता है उसको हम लोग कैपिलरीज यानी खून की नाली में एब्जॉर्ब करते हैं। और जो तेल घी होता है उसको खून की नाली में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तेल को डायरेक्ट खून की नाली में एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ पे कोआगुलेट कर जाएगा, ऑक्लूड कर देगा, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और हार्ट अटैक आ जाएगा अगर खून की नली में फैट आ गया तो इसीलिए उसको हम लोग कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाते हैं? लैक्टियल्स के अंदर में एब्जॉर्ब करवाते हैं। समझ में आया? ये लैक्टियल्स किसका मॉडिफिकेशन है? ऐसे लैक्टियल्स नॉट अ मॉडिफिकेशन, लैक्टियल्स बाद में लिम्फेटिक सिस्टम में कंटिन्यू हो जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कर देता है। समझ में आया? फैट को कहाँ पे एब्जॉर्ब करवाएंगे? लैक्टियल्स के अंदर कराएंगे। ये क्वेश्चन भी है वैसे बाय द वे।
तो लैक्टियल्स मैंने बता दिया, और मैंने कैपिलरीज बता दिया, म्यूकोजल फोल्ड बता दिया। अच्छा, गॉबलेट सेल तुमसे पूछा है। गॉबलेट सेल भी सब म्यूकोसा का नहीं है, म्यूकोसा का हुआ ना। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। वो म्यूकस स्टमक का पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो वो म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। सब म्यूकोसा को ग्लैंड नहीं देते। सब म्यूकोसा में सिर्फ ड्यूडेनम को ग्लैंड दिया था। किसको ग्लैंड दिया था, ड्यूडेनम को दिया था। मैंने बताया था कुछ देर पहले, ऊपर से नीचे आ रहे तो सब म्यूकोसा में जो एक ग्लैंड होगा जो सिर्फ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होगा। और उस ग्लैंड का नाम क्या है, कोई बता सकता है मेरे को, जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है ग्लैंड सब म्यूकोसा? उसको बोलते हैं हम लोग पेयर्स पैचेस। नाम सुना है पेयर्स पैचेस? ठीक है, नॉर्मली ग्लैंड्स म्यूकोजा में होते हैं, बट ड्यूडेनम का एक्सेप्शन आया सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा में ग्लैंड मिल गए हमें ड्यूडेनम में। उस ग्लैंड का नाम है पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स जो टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स, उनका ये एग्रीगेटेड होता है। मैंने तुम्हें ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बताया था। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ द बॉडी। वहाँ पे वो पेयर्स पैचेस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि देखो, जो खून की नली आ रही है वो खूनों को लेके आ रही है, लेकिन खूनों के सेल्स जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनको भी तो लेके आ रही है। तो सब म्यूकोजा में जब वो खून की आर्टरीज एंटर करती हैं तो अपना डब्ल्यूबीसी को सब म्यूकोजा में छोड़ देती हैं ड्यूडेनम में, ताकि वो इन्फेक्शन को फाइट कर सके। क्योंकि मेन लड़ाई ड्यूडेनम में लड़ी जाती है। मेन लड़ाई ड्यूडेनम में लड़ी जाती है डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की। तो वो जो आर्टरीज आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ डब्ल्यूबीसीज को भी वहाँ पे छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ दिया, सब म्यूकोसा में छोड़ दिया। वही जो डब्ल्यूबीसीज है, टी लिम्फोसाइट्स, उन्हीं का एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्स पैचेस बोलते हैं, जो लिम्फ नोड की तरह एक्ट करता है। बट वो लिम्फ नोड नहीं होता, वो एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। इज इट ऑल क्लियर? नीट में 4 बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज पेयर्स पैचेस? पेयर्स पैचेस का लोकेशन पूछा गया है, सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। होता क्या है, टी लिम्फोसाइट या डी लिम्फोसाइट कुछ भी मान लो, उनका एग्रीगेशन होता है। ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये जो तुम्हें इंटेस्टाइन में ये जो तुम्हें डिप्रेशन दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो डिप्रेशन दिख रहा है तुम्हें, देखो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है किसमें है? ये म्यूकोजा में पिट्स है, गड्ढा है म्यूकोजा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकून। किसका मॉडिफिकेशन है ये? म्यूकोजा की सब म्यूकोजा सबसे ऊपर में जो है उसी का ना गड्ढा बनेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून। समझ में आ गया ये चीज? पक्की बात है। तो मैंने यहाँ पे स्टमक सब, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑल द 4 लेयर्स शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है। क्या समझ में आया? लास्ट टॉपिक आज का 45 मिनट्स का लेक्चर होने वाला था, बट ये 1 घंटा 8 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट 10 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया ना आज की, मतलब दिमाग शॉर्ट लग रहा है कि कितना पढ़ा दिया। ठीक है, चलो, हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने अभी तक समझा पूरा एलिमेंट्री कनाल, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का उतना डिस्कशन नहीं किया, मैं मानता हूँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। वैसे करने को कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेनिया सोलियम, वेनिया सोलियम और उसमें हॉस्ट्रा और ये सब होता है, वो मेरे को नहीं लगता कोई काम का वो सब चीज़। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे मैंने पूरे एलिमेंट्री कनाल के बारे में बताया, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक गट के बारे में नाम दिया मैंने। ओरल कैविटी के बारे में बताया, टंग के बारे में बताया, फेरिंग्स के बारे में बताया, स्टमक के बारे में बताया, इंटेस्टाइन के बारे में बताया। और मैंने ये बोला था तुम्हें डेफिनेशन में कि हम डाइजेशन में 2 चीज़ पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कनाल पढ़ेंगे और
एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ चुके हैं, अब हमें ग्लैंड्स पढ़ना है। ग्लैंड्स में भी हमें सिर्फ 3 ग्लैंड्स पढ़ना होता है, पढ़ना 2 ही होता है। एक ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा का नाम है लिवर, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड और लिवर। पैनक्रियास भी पढ़ सकते हैं, साथ में ही होता है, कोई खराब नहीं है वो मेनली, लेकिन एंडोक्राइन में आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग 3 ग्लैंड है, कौन कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे होती है, हमारा ये जो मुंह है इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड्स है वो बक्कल कैविटी के बाहर में होती है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी के बाहर में। लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी के अंदर में, गलत बात, नहीं, वो होती बक्कल कैविटी के बाहर में, लेकिन वो अपना जो डक्ट्स होते हैं उसको बक्कल कैविटी के अंदर में भेज देती है और अपना सिक्रीशंस को कहाँ लोड आउट कर देती है, बक्कल कैविटी के अंदर में। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड, नाम है पैरोटिड ग्लैंड, पहला ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड है। दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर, या इसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी, और तीसरा का नाम है सब लिंगुअल। देखो ये साइड में दिख रहा है, ये मेरा कान, ये मेरे कान के सामने है, यहाँ पे चीक पे ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। मम्स होता तो यहीं पे सूज जाता है, काटोगे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड दिखेगा तुम्हें। लार्जेस्ट ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड है सब मैंडिबुलर। सब मतलब क्या होता है, मैंने बताया बीनीथ, नीचे या अगल बगल। तो ये मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे में होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इधर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ पे हम लोग पैल्पेट करते हैं टॉन्सिल वॉन्सिल के केसेस में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब, या इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन का नाम मैक्सिलरी है ना, तो मैक्सिलरी के नीचे में तो क्या बोलेंगे, सब मैक्सिलरी। समझ में आया ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड का नाम है सब लिंगुअल। जो मेरा जीभ है उस जीभ का नाम है लिंगुअल बोलते हैं जीभ को। तो जीभ के जो नीचे में है अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सिक्रीशंस कौन करता है, सब लिंगुअल करता है। तुम बोलोगे मेरे को कि यार सब लिंगुअल तो बक्कल कैविटी के अंदर में हुआ, नहीं, वो नीचे में होता है, वो बक्कल कैविटी में नहीं होता, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया नीट में, लार्जेस्ट सिक्रीशंस। तुम लोग को क्या लगता है पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा, तो सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस वही करेगा, सबसे गलत बात। सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस क्या कौन करता है, जीभ के नीचे वाला सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। एल्कलीन सिक्रीशंस होते हैं, ऐसे एसिडिक भी होता है, बहुत सारे एसिड्स भी होते हैं, और वैसे सलाइवा जो ये क्या बनाता है, सलीवा बनाता है, जो एसिडिक होता है, सलीवा एसिडिक होता है, और उसके अंदर में एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइजोजाइम। क्या होता है, लाइजोजाइम। उसके अंदर में एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं, लेकिन उस अमाइलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्टिनेस, ऐसे करके मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ट्रिप्टिन बोलते हैं कि ट्रिप्टान बोलते हैं, ट्रिप्टिनेस बोलेंगे शायद, याद नहीं, मैं श्योर नहीं उस नाम पे, ठीक है, मैं देख लूँगा एक बार। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। ये पैनक्रियाटिक नहीं है, ये सैलिवरी एमाइलेज है, मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कुछ ही कर सकता है। इनका काम क्या होता है, ये सिक्रीशंस करेगा, फूड को सॉफ्ट बना देगा। तो जब फूड सॉफ्ट बन जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ताकि उसका ईजिली डेग्लूटेशन हो पाए, इंसान उसको आराम से निगल पाए, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं लिवर का। पता नहीं लीवर में बच्चे क्यों डर जाते हैं, लीवर में डरने लायक कुछ है नहीं कि डायग्राम को देख के भयभीत नहीं होना है। जब तक हम यहाँ पे जिंदा है कोई चीज़ से भयभीत नहीं होना है, ठीक है। देखो ये लीवर है, ये लीवर कहाँ पे होता है, बॉडी के राइट साइड में होता है। मेरे को मेरी बहन बोलती है यहाँ पे लेफ्ट में दिखा के मेरे लीवर में दर्द हो रहा है। हम बोल रहे यार कुछ तो कॉमन सेंस ले लो, कुछ तो बोलो, लीवर लेफ्ट में नहीं, लीवर राइट में होता है यहाँ पे, ठीक है, चेस्ट के नीचे जहाँ पे बोन है ना, लास्ट का जो 2 हड्डी है, 2-3 हड्डी उसके नीचे होता है, ठीक है। किसी इंसान को अगर वहाँ पे दर्द होता है तो हम लोग को एक बार सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए, क्योंकि लीवर इन्फ्लेम हो जाता है उसलिए। तो लीवर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक राइट लीवर, एक लेफ्ट लीवर। तुम्हारे लेवल पे इतना ही है, हमारे लेवल पे बहुत है। कॉइनॉट क्लासिफिकेशन में सेगमेंट 8 सेगमेंट होता है लीवर का।
उनके बारे में हम लोग में बहुत है, तुम लोग में सब कुछ नहीं है, तुम लोग में बड़ा आसान है, ठीक है। कि लीवर के दो है, राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब वो खुशी वाला गड़बड़ मत करना, इसको राइट बोलते हैं और इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। इस लोब के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा लॉब्यूल्स होता है, लॉब्यूल्स होता है। वो लॉब्यूल्स जो होता है वो कवर्ड होता है वाया ग्लिसन्स कैप्सूल। किससे कवर्ड होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल से। क्वेश्चन आया, एपिथेलियम कवरिंग द लिवर इज द ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। लॉब्यूल को कवर करके रखता है। अच्छा, खुशी, खुश तो बहुत होगी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम तो खुश हो जाओगी, उसको दिक्कत है। क्या नाम है इसका, ये केशव को दिक्कत है। दिक्कत क्यों है पता है, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता। खुशी को तो कॉन्सेप्ट पता है, खुशी तो मेरे से पढ़ी है। मैंने अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एओटा आता है, डिसेंडिंग एओटा। हाँ, वो डिसेंडिंग एओटा क्या करता है, ब्रांचेस देता है। एक ब्रांच वो लिवर को देगा, एक ब्रांच वो स्टमक को देगा, एक स्प्लीन को देगा, एक ब्रांच वो किडनी को देगा। स्प्लीन को देगा, और वो इंटेस्टाइन को भी तो देगा। खून तो इंटेस्टाइन को भी चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी तो पेरिस्टालसिस हो रहा है, तो इंटेस्टाइन को भी वो सप्लाई करेगा, ठीक है। हेलो, पक्की बात है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज समझना है तुम्हें, यहाँ पे समझना ये है कि ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, वहाँ पे दो वेसल्स आती है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से कौन आता है, इंफीरियर वेना कावा। इतना बात सबको पता है। कहाँ पे जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर होता है, ठीक है। ये इंफीरियर वेना कावा है। अब चीज़ को समझना, लिवर का जितना भी गंदा कचरा खून होता है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है इंफीरियर वेना कावा में, IVC में। समझ में आया। इस वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन। क्लियर है ये हेपेटिक वेन क्या है, केशव क्लियर है हेपेटिक वेन क्या है। लीवर का गंदा खून किस में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में। नॉर्मली क्या हो रहा है, इंफीरियर वेना कावा हमारे टांगों से आ रही है, टांगों से आ रही है, हमारे एब्डोमेन में मीट करती है, ऊपर की तरफ जाते हैं और हार्ट में चला जाता है इंफीरियर वेना कावा। तो लीवर क्या करता है, बोलता है लगे हाथ मालिक, बहती गंगा में मैं भी अपना हाथ धो लूं। तो लीवर अपना सारा कचरा इंफीरियर वेना कावा में डाल देती है, उसका नाम क्या है, हेपेटिक वेन नाम है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेगा एम आई अ जोक टू यू। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेगा, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन खाना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो खाना अपनी कैपिलरीज में डाल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ तो डाल रहा है। तो इंटेस्टाइन को तुमने ब्लड दिया तो वहां से ब्लड निकालना भी तो पड़ेगा ना। तुमने किडनी को ब्लड दिया तो वहां से ब्लड निकालना भी तो होगा ना। समझ में आया। तुमने स्प्लीन को ब्लड दिया, वहां से निकालना भी तो होगा। देखो, लीवर को ब्लड दिया ना हेपेटिक आर्टरी, तो वहां से ब्लड निकाला ना हेपेटिक वेन के जरिए। तो वैसे ही क्या है, हर एक ऑर्गन से, हर एक ऑर्गन से, स्प्लीन से भी क्या करेंगे, ब्लड निकाल के किसमें दे देंगे, इंफीरियर वेना कावा में। किडनी से भी ब्लड निकाल के किसमें दे देंगे, इंफीरियर वेना कावा में। स्टमक से भी निकाल के किसमें दे देंगे, इंफीरियर वेना कावा में। और लीवर से तो ऑलरेडी दे ही दिए। समझ में आया। जितना भी गंदा खून है किसमें डालो, दूसरे के सर पे डालो। जितना भी पाप है दूसरे के सर पे डालो, खुद के सर पे नहीं। जितना भी एक्सक्यूज है दूसरे के सर पे डालो। लेकिन ये इंटेस्टाइन ने ना, इधर इंटेस्टाइन बोलती है खेला हो गए। क्या खेला हो गए, क्यों खेला हो गए, ये बोलती है हम इतना अच्छा खाना तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब किए बॉडी के लिए, उसको आसानी से हम नहीं डालेंगे इंफीरियर वेना कावा में। तो वो क्या करती है, इंटेस्टाइन जो है वो अपना ब्लड एक वेसल्स में डाल देती है, और उस वेसल्स का नाम है पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टल वेन। समझ में आया। पक्की बात है, ये चीज पोर्टल वेन में डाल दी। ये पोर्टल वेन कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। क्लियर है ये चीज। देखो समझो चीज को, ये इधर से मेरा एओटा आया, एओटा सारे ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा है, लिवर को दे रहा है, स्टमक को दे रहा है, यहाँ पे स्प्लीन को दे रहा है, पीछे में किडनी को दे रहा है। हर जगह से ब्लड वापस आके कहाँ चला गया, इंफीरियर वेना कावा में, और मेरे हार्ट में चला गया। लेकिन ये जो मेरा इंटेस्टाइन है बोलता है मैंने खाना बनाया है, मैं इंफीरियर वेना कावा में नहीं डालूंगी।
तो वो बोलती है कोई बात नहीं मत डाल, तुम किस में डाल दे, पोर्टल वेन में, और वो पोर्टल वेन कहाँ जाता है, लिवर के पास आ जाता है। पोर्टल वेन कहाँ जाता है, लिवर के पास आ जाता है। समझ में आया पोर्टल वेन क्या है? लिवर से एक डक्ट निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। नाम सुना होगा बाइल डक्ट। मारवाड़ी घरों में बहुत होता है कि मेरे तो पीठ की थैली में पत्थरी होगी, बोलते हैं ना मारवाड़ी लोग, पीठ का थैली में पत्थरी हो गया, पीठ का थैली बोलता है हम लोग, ठीक है। वो जो बाइल डक्ट होता है वो किस में ओपन होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर में ओपन होता है। किसके अंदर में, गॉल ब्लैडर के अंदर में ओपन होता है। वो गॉल ब्लैडर से हम लोग देखेंगे आगे, अभी तो नहीं, और ये नीचे चला जाता है। समझ में आया चीज? केशव अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज। ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर इट। अब देखो गौर से, स्टमक को एओर्टा सप्लाई किया, पैनक्रियास को किया, स्प्लीन को किया, किडनी को किया, लिवर को किया, इंटेस्टाइन को किया, हर जगह को सप्लाई कर दिया। इंटेस्टाइन से जो वेसल्स निकलेगा वो कहाँ जाएगा, लिवर के पास जाएगा, ठीक है। ये इस ट्रांसवर्स कोलोन के नीचे से जाता है। समझ में आया ये चीज? हेलो, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से वेसल्स निकला, किसके अंदर में एंटर हो गया, लिवर के अंदर घुस गया। पैनक्रियास से भी एक वेसल्स निकलेगा जो पोर्टल वेन को ज्वाइन कर देगा और कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन बोलते हैं इसको। ये जो है क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन कहाँ जाता है, लिवर में। नीट में क्वेश्चन आया कि पोर्टल ट्रायड का कौन सा हिस्सा नहीं है, तुमने तो सॉल्व किया भी है क्वेश्चन, तुमने तो 2013-14 में पोर्टल ट्रायड। देखो लिवर में ना 3 चीज है, एक है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, एक है पोर्टल वेन, और लिवर से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। और वो बाइल डक्ट किस में ओपन होता है, गॉल ब्लैडर में, जो भी ओपन होता है, जो भी जा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज मिला के क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। याद रखना, हेपेटिक वेन पोर्टल ट्रायड का पार्ट नहीं है। हेपेटिक वेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टल ट्रायड। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो तुम्हें यहाँ फंसाएंगे, वो बोलेंगे हेपेटिक वेन क्या पोर्टल ट्रायड में होता है, नहीं, हेपेटिक वेन नहीं, पोर्टल वेन होता है। पोर्टल वेन इज अ पार्ट ऑफ पोर्टल ट्रायड, नॉट हेपेटिक वेन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन नीट एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ये तो मैंने चलो बता दिया, इसीलिए बताया था खुशी तुम रिलेट कर पाओगे यहाँ पे। देखो गौर से, ये लिवर है, ओरिजिनल लिवर, ठीक है। ब्लू कलर वाला क्या है, पोर्टल वेन। रेड कलर वाला क्या है, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, और ये क्या है, बाइल डक्ट। लिवर के अंदर घुस गया, ठीक है। लिवर के अंदर घुस जाने के बाद मैंने देखो लिवर का इतना बड़ा सेक्शन ले लिया, ठीक है। लिवर का मैंने जो सेक्शन लिया, अब तुम देखना गौर से, एक लॉब्यूल लिखाया मैंने। लॉब्यूल जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। इधर मैंने 3 लॉब्यूल ले लिया, 3 लॉब्यूल। इतना मत सोचो, इतना घबराओ मत, खाली समझो चीज को, क्या मैंने बोला है। इसका नाम क्या है, पोर्टल वेन। रेड वाले का नाम क्या है, आर्टरी, है ना, और ग्रीन वाले का नाम क्या है, डक्ट है। मतलब ऐसे देख, खाली वो 3D इमेजिन करो कि पोर्टल वेन गया और कैसे पेनिट्रेट कर रहा है लिवर के अंदर में, लिवर के अंदर में कैसे घुस रहा है, खाली इसको इमेजिन करना है, और कुछ स्ट्रक्चर नहीं जानना है तुमको, ठीक है। ये देखो कैसे घुसा, ब्लू वाला पोर्टल वेन है, रेड वाला तुम्हारा ये पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये बाइल डक्ट है। देखो क्या हुआ, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोर्टल वेन जो खून लेके आ रहा है एकदम ताजा ताजा, ठीक है, किसके अंदर में डाल दिया, साइन्यूसॉइड्स। ये जो एरिया दिख रहा है इसको साइन्यूसॉइड्स बोलते हैं, ये खाली एरिया इसको साइन्यूसॉइड बोलते हैं। पोर्टल वेन सारा ब्लड लाके इसके अंदर में गिरा देता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन्यूसॉइड बोलते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है साइन्यूसॉइड, ठीक है। आगे
हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी भी सारा ब्लड किस में डाल देता है, साइनोसॉइड के अंदर में डाल देता है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी क्या करता है, अपना सारा ब्लड साइनोसॉइड, ये समझ में आ रहा है ना, कोई घबराने की बात तो नहीं है। अपना सारा ब्लड मिक्सिंग हो गया, पोर्टल वेन से भी आया, हेपेटिक वेन से भी आया, सारा मिक्स हो गया। और ये जो अगल बगल जो तुम्हें सेल्स दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, हेपेटोसाइट्स है। क्या बोलते हैं इनको, हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेपेटोसाइट क्या करेगा, मस्ती से ब्लड को खाएगा। क्या करेगा, मस्ती से ब्लड को खाएगा। सेल है ना, सेल तो करता ही है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सभी करता है ना। चलो, तो ये जो तुम्हारा है हेपेटोसाइट्स, वो क्या करेगा, सारा न्यूट्रिशंस को खा लेगा और क्या करेगा, जितना भी एंड प्रोडक्ट है इन हेपेटोसाइट्स के बीच में एक नली पास करती है। हेपेटोसाइट के बीच में क्या होती है, एक नली पास करती है। तुम्हें नली दिख रही है, ये पतली सी नली, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं इसको। देखो गौर से और बड़ा कर देता हूँ। दो हेपेटोसाइट्स का लेयर के बीच में एक नली होती है, समझ में आया। मैंने क्या बोला केशव, तुमने मिस कर दिया होगा। मैंने ये बोला पोर्टल वेन अपना खून साइनोसॉइड में गिरा रहा है, हेपेटिक आर्टरी भी अपना खून साइनोसॉइड में गिराता है। हेपेटिक सेल्स होते हैं अगल बगल में, लीवर के जो सेल्स है उनका नाम क्या है, हेपेटिक सेल्स। वो जो हेपेटिक सेल्स है वो क्या करेंगे, उस ब्लड को मजा करेंगे, उस ब्लड में नहाएंगे धोएंगे, खेल कूद करेंगे, ब्लड में नहाएंगे खेल कूद करेंगे, और जितना भी अपना एंड प्रोडक्ट है किसके अंदर गिरा देंगे, एंड प्रोडक्ट, अपना एंड प्रोडक्ट एक डक्ट के अंदर में गिरा देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ये चीज़, क्लियर है ये चीज़, पक्की बात है। और देखो वो हेपेटिक डक्ट कैसे बाहर निकल गया, इस समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक डक्ट बोलो, इसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। हेपेटिक डक्ट बाहर निकल गया, क्लियर है ये एनाटॉमी। Incoming blood is from portal vein from the hepatic artery and the blood goes back to the central vein. इस वेन का नाम क्या है, सेंट्रल वेन। और ये कहाँ से बाहर चली जाएगी, इन्फीरियर वेना कावा में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। समझ में आया ये चीज़, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्लड आया पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन से लीवर के अंदर में, लीवर के मजे आ गए। सेल ने क्या धूम धड़क्का किया, सेल ने एकदम खाया पिया मजे किया, जितना भी कचरा था सब हेपेटिक डक्ट में निकाल दिया, बाकी का सारा ब्लड भेज दिया किसमें, हेपेटिक वेन के जरिए इन्फीरियर वेना कावा के अंदर में। समझ में आ गया, हेपेटोसाइट्स क्लियर है, पक्की बात है। ये हेक्सागोनल शेप क्लियर है, लोब्यूल का जो हेक्सागोनल शेप होता है ये भी क्लियर है, सब वही चीज है। सारा ब्लड आया, इनकमिंग ब्लड गोज बैक इनटू दिस, लेकिन जितना भी टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है वो बाइल के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा लिवर। और ये कफ्फर सेल्स जो नीट में आता है क्वेश्चन, कफ्फर सेल्स जो लिवर में जो डब्ल्यूबीसी, देखो यार सीधी सी बात है यार, खून आ रहा है, खून के अंदर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होगा। जो खून का डब्ल्यूबीसी है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। इस डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, कफ्फर सेल। क्या बोलते हैं, कफ्फर, KUPFFER, कफ्फर सेल। मैक्रोफाज होते हैं, मैक्रोफाज का नाम है कफ्फर सेल्स। ये कफ्फर सेल्स क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस होते हैं, उनको फेगोसाइटोसिस कर लेता है। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया है। कफ्फर सेल्स जो होते हैं वो मैक्रोफाजेस होते हैं, लीवर के अंदर में प्रेजेंट्स होते हैं। ये समझ में आ गया होगा, सारा कहानी पता है। साइनोसॉइड्स मैंने बता ही दिया, हेपेटोसाइट मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो ये सारे डायग्राम्स जो है ये मैंने क्लियर कर दिए। अब क्या बचता है, ये लास्ट चीज देखो, ये लिवर है, लिवर का 2 लोब बनाया, राइट लोब लेफ्ट लोब। राइट लोब से एक ब्रांच आई, लेफ्ट लोब से एक ब्रांच आई, दोनों मिलकर जुड़ गई। ठीक है, इन ब्रांचेस का नाम क्या आता है, हेपेटिक डक्ट। क्योंकि ये लिवर से आई तो नाम क्या है इनका, हेपेटिक डक्ट। ये जो हेपेटिक डक्ट है थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर बोल के एक ऑर्गन होता है, ब्लाइंड सैक होता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये गॉल ब्लैडर का जो ट्यूब होता है और जो हेपेटिक डक्ट होता है ये दोनों मिल जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। समझ में आया, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, CBD। ऊपर से हेपेटिक डक्ट आ रहा है, ठीक है, वो हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर के बाइल डक्ट से जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये कॉमन बाइल डक्ट, अब देखो ये डायग्राम दिख रहा है, देखो 2 डक्ट है लीवर से आए हुए, वो तुम्हारे गॉल ब्लैडर के डक्ट से जुड़ गए। ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोल दिए, कॉमन बाइल डक्ट बोल दिए। तुम बोलोगे सर ये तो कॉमन हेपेटिक डक्ट है। अरे बाबा, तो ये दो हेपेटिक डक्ट जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसका नाम हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। येलो कलर से बनाया कॉमन हेपेटिक डक्ट, ग्रीन कलर से बनाया कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, रेड कलर से बनाया हेपेटिक डक्ट। समझ में आया? और ये तुम्हारा नॉर्मल बाइल डक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट देखो क्या हुआ, अब हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ाना, हो गया। देखो ये लीवर है, लीवर से ये क्या आ रहा है, लीवर से ये क्या आ रहा है, लीवर से इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रहा है और वो स्टमक के पीछे से आ रहा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ड्यूडेनम के पीछे से आ रहा है ये बाइल डक्ट। समझ में आया? और ये किसके अंदर में घुस जाता है, पीछे से आता है ये। और ये किसके अंदर में घुस जाता है, पैनक्रियास के अंदर में घुस जाता है, ठीक है। क्लियर है? कॉमन बाइल डक्ट स्टमक के पीछे से, खुद इमेजिन करना, सामने स्टमक रखा हुआ है, सामने स्टमक है, यहाँ पे लिवर है, लिवर से क्या निकला, कॉमन बाइल डक्ट, वो स्टमक के पीछे से, स्टमक के पीछे से पोस्टीरियर साइड से एंटर करता है और कहाँ पे घुस जाता है, पैनक्रियास के अंदर में घुस जाता है। पैनक्रियास में एक डक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है किसको ज्वाइन करता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करता है। समझ में आया? देखो ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, डिफरेंस समझ में आ गया? देखो ये मेन बाइल डक्ट को ज्वाइन कर रहा है जस्ट बिफोर ओपनिंग, जस्ट बिफोर ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम, just before opening into the duodenum the common bile duct joins the main pancreatic duct। समझ में आया? लिवर अपना बाइल को सिक्रीट किया, क्यों किया हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, लेकिन उसने क्या किया, अपना बाइल को सिक्रीट किया। वो बाइल पैनक्रियास के एंजाइम से मिक्स हो गया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से और ड्यूडेनम के अंदर में वो लीक कर जाएगा, लीक कर जाएगा, यानी ड्यूडेनम के अंदर में पैनक्रियास का भी एंजाइम आ जाएगा और बाइल भी आ जाएगा। समझ में आया? इधर एक स्फिंक्टर होता है और इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ODDI, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये वाला जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को ओपनिंग को कंट्रोल करता है, नीट में आया हुआ है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीरसंग, डक्ट ऑफ वीरसंग या स्फिंक्टर ऑफ वीरसंग भी बोल सकते हैं। ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है इनको वीरसंग बोलते हैं। पता नहीं तुम्हारे लेवल पे है कि नहीं, नीट और एलन में तो बहुत आता है, ठीक है। आगे पैनक्रियास में एक मेन डक्ट है जिसका नाम क्या है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। पैनक्रियास में एक और डक्ट होता है, पैनक्रियास में एक और डक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। वो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होता है लेकिन थोड़ा पहले ओपन होता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर डायग्राम में अगर तुमने देखा ना, एनसीईआरटी बहुत चालाक है, पता है। तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुमको कोई डाउट ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कितना कलाकारी किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बना दिया जो ड्यूडेनम में ओपन हुआ, कौन गार्ड करता है, एम्पुला ऑफ वेटर। और पीछे साइड में देखना एक और ओपनिंग है पीछे साइड में, वो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग है। दो ओपनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ सैंटोरिनी, सैंटोरिनी, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये जो दो ओपनिंग है, ये दो स्फिंक्टर्स है, टोटल जो स्फिंक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला
ऑफ वेटर। ऐसे एम्पुला ऑफ वेटर स्फिंक्टर को नहीं बोलते हैं। जब स्फिंक्टर ओपन हो रहा होता है तो यहाँ पे ड्यूडेनम का जो म्यूकोजल वॉल होता है वहाँ पे मोटा थिकनिंग हो जाता है, तो वो जो थिकेंड पार्ट, जो डायलेटेड पार्ट होता है ड्यूडेनम के अंदर में, उसको हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं जब स्फिंक्टर ओपन होता है। तो समझ में आया ये चीज़? क्लियर है ये पूरा कि उड़ गया दिमाग से? आज पूरा ही उड़ गया। 1 घंटा 35 मिनट में तुम लोग का दिमाग दही हो गया। तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, क्योंकि लीवर से जो डक्ट आया कॉमन बाइल डक्ट, जब पैनक्रियास के मेन डक्ट से जुड़ता है तो इस कॉमन चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट किस में चला जाएगा? ड्यूडेनम में चला जाएगा वाया डक्ट ऑफ तुम्हारा क्या बोलते, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। एंड देयर इज सम स्वेलिंग इन द ड्यूडेनम विच इज कॉल्ड एम्पुला वेटर। तुम्हारे लेवल पर अगर स्फिंक्टर को बोल रहा है एम्पुला वेटर तो उसको भी मान लेना, ठीक है। तो हेंस वी कंप्लीट द होल एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ट्रस्ट मी, ये जो नॉलेज मैंने तुम्हें आज बताया, जो कि भैया ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, 1.5 घंटा में दिमाग का दही कर दिया। इधर से एमबीबीएस स्टार्ट होता है सर्जरी, इधर से एमबीबीएस स्टार्ट होता है। मैंने तुम्हें जितना भी 1.5 घंटे में बताया, टीचर हमें 2 मिनट में बता के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इतना तो पहले से पता होना चाहिए यहाँ से एमबीबीएस स्टार्ट होता है और कहाँ जाता होगा वो भूल ही जाओ। तो इतनी राम कहानी जो है पता होनी चाहिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए तुम लोगों की, नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगता तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा इसका। अरे यार भेज दीजिए, क्या सुंदर थोड़ी लिखा हुआ है कोई, बट स्टिल मतलब ये मैंने मेहनत करके आज बनाया, आज तक कभी पीडीएफ से मैंने पढ़ाया नहीं था। एनीवेज, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा लगा खुशी की ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई है डाइजेशन में? कहाँ पे लगा ऐसा कि ज्ञान की बढ़ोतरी हुई है? ये वाला पार्ट था, और उसके बाद लिवर वाला जो डक्ट्स होता था, जितना भी डक्ट्स, कॉमन बाइल डक्ट, हाँ, हेपेटिक और लिम्फेटिक आर्टरी वाला तो पता नहीं, लास्ट टेस्ट में जो कॉमन बाइल डक्ट था उसको में से हो गया, लेकिन बोर्ड में वो सही है। बढ़िया है फिर तो। अगर इतना भी पता चल जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत बता दिया मैंने तुम लोग को तुम्हारे लेवल के हिसाब से, बट स्टिल आई थिंक कि तुम लोग को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, देखो मैंने बहुत कम बताया, इतना पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये, इसमें कुछ एक आध पॉइंट है जो मैंने ऐड किया अपनी तरफ से, कहीं कहीं पे, वो भी हर जगह नहीं। तो इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, एंड ट्रस्ट में वो 45 मिनट से 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा एग्जाम आ रहा है, ठीक है। आज पढ़ के रखना डाइजेशन। और तुम हीरो, कैसा लगा क्लास?